टॉपिक है, ठीक है, आज जो टॉपिक है हम लोगों का वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर। और ये मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा 19th सेंचुरी में, और 19th सेंचुरी से ये डेवलप करते हुए आगे बढ़ते हुए चला जाएगा 20th सेंचुरी में। फिलहाल प्रीति बेटा खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो बच्चे। फिलहाल हम लोग आज बात करेंगे 19th सेंचुरी को लेकर, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को लेकर। वैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये चर्चा में रखते चले आ रहे हैं, अपने आपस का जो हम लोग डिस्कशन करते हैं उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। ठीक है मुन्ना बेटा, जब क्लास खत्म करेंगे तब तुम अपना ये सवाल करना, मैं तब तुमको बता दूंगा। ठीक है चलो, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, आधुनिक इतिहास को लेकर, भारत के आधुनिक इतिहास को लेकर। भारत क्या, दुनिया में जितना भी इतिहास लिखा गया है, हाँ ठीक, दुनिया में जो आधुनिक इतिहास लिखा गया है, सॉरी जो इतिहास लिखा गया है वो सारा का सारा 3 हिस्सों में आपको दिखाई पड़ेगा, जो हम लोग भारत में भी पढ़ते हैं। एक जिसे हम लोग एंशिएंट इंडिया कहते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, प्राचीन इतिहास कहते हैं। एक जिसे हम सब लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, यानी मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। एक जिसे हम लोग आधुनिक इतिहास कहते हैं। ये अलग विषय होगा कि किसी दूसरे देश के इतिहास में आधुनिक काल या प्राचीन काल का जो समय होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूं, तो हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ी सी चर्चा हम लोग ने किया था जब हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात कर रहे थे, भारत में यूरोपियों के आगमन की बात कर रहे थे। उस चर्चा के दौरान मैंने आपसे बताया था, हाँ उस चर्चा के दौरान मैंने आपसे बताया था और ये बताया था कि जब शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन का एक्सपेंशन हो जाएगा, और उसी के साथ साथ एजुकेशन से इन्वेंशन की शुरुआत होगी, जिसे आविष्कार कहा जाएगा। नए प्रकार के इन्वेंशन, नए प्रकार के आपके आविष्कार जो कि जीवन को, लाइफ को इजी फॉर्म में लेकर आते हैं, इजी यानी आसान करते हैं, हाँ उनकी बात कर रहे हैं। तो जब ये शिक्षा का विस्तार यानी कि एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा होगा, जब एजुकेशन के तहत कई सारी चीजें आ रही होंगी, तो देखिए एजुकेशन यानी शिक्षा हम लोगों को एक चीज देती है और वो है नॉलेज, वो है इन्फॉर्मेशन। अब वो नॉलेज अलग अलग प्रकार की हो सकती है, उस ज्ञान का प्रयोग, उस नॉलेज का जो यूज होगा वो हम लोग करते हैं लॉजिकल पार्ट पर, यानी जब हम लोग अपने मुद्दों, अपनी बातों को कहने के लिए तर्क रखते हैं, तर्क का प्रयोग करते हैं। लॉजिकल पार्ट पर जब डिस्कशन होता है उसको लेकर अगर बात करते हैं, तो लॉजिकल जिसे आप रेसिकल अप्रोच के तौर पर जानते हैं, जैसे हम लोग रेसिकल अप्रोच के तौर पर जानते हैं, जहां पर किसी भी बात को, श्वेता बेटा प्रणाम, किसी भी बात को तर्क के आधार पर रखा जाएगा, तर्क के आधार पर उसे सही और गलत किया जाएगा। देखिए इंसान की सोच दो प्रकार की होती है, एक जिसमें किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं, हमने दिमाग में पहले से सोच लिया कि ये आदमी ऐसा है, हमने पहले से सोच लिया या सुन लिया, किसी ने बता दिया या हमने सुन लिया, या शायद उसको हम नहीं जानते तो हम उसको एक अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा है, देखने में ऐसा लग रहा तो ऐसा है, देखने में खराब लग रहा तो खराब आदमी होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार इसका उल्टा हो जाता है। कई चेहरे आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिनको देखकर लगता तो डर है, लेकिन वो बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं, बिल्कुल उल्टा। तो अब वहां पर देखो, अब हम जब उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं तब हम उसके बारे में एक डिसीजन लेते हैं। ये होता है बच्चे आपका वो पार्ट जिसे हम लोग जानते हैं किस तौर पर, लॉजिकल पार्ट पर। यानी हमने प्री अज्यूम नहीं किया कि आदमी खराब ही होगा, सुन लिया तो खराब होगा, या किसी एक दिन कोई ऐसी बात हो गई उसके आधार पर अब हम रोज अपने दिमाग में ये बनाकर चलेंगे आदमी खराब है। ये तर्क नहीं होता, ये एक प्रकार का कुतर्क होता है। और जब ये कुतर्क चलते हैं तब वो मध्यकाल होता है, लेकिन जब तर्क चलता है, लॉजिक चलता है, उसके ऊपर एक डिबेट चलता है, हाँ तो आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो सारी चीजें अब आपके बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो जिसको हम लोग आधुनिक इतिहास, भारत की अगर बात करें तो हम लोग मानकर चलते हैं कि साहब यूरोप के लोग आ गए तो भारत आधुनिक हो गया। एक बार मुझे फिर से बता दीजिएगा, क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रही है? ऑडियो सही है? ऑडियो ऑल क्लियर ना? ऑल क्लियर ना? ठीक, देखो भाई मेरी ओर से सब सही चल रहा है। मैं एक बार बच्चों मुझे एक थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दूं मेरी तरफ से सब सही चल रहा है, सब सही है। कभी कभी किसी के साथ ईयरफोन की प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है तो कभी कभी वो बोल देते हैं, बच्चे बता देते हैं कि साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक, मेरी ओर से सब सही चल रहा है, मेरी ओर से सब सही चल रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो मेरी ओर से सब सही है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वो आपकी ओर से होगी, उसको आपको ठीक करना होगा। कैसे होगा मुझे नहीं पता। ठीक है चलो भाई, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने टॉपिक को लेकर। टॉपिक में मैंने आपसे कहा ना कि मॉडर्न आधुनिकता, आधुनिकता बेटा कपड़ों से नहीं आती, आधुनिकता किसी के चेहरे से नहीं दिखाई पड़ती। आधुनिकता का, हाँ आधुनिकता की अगर बात करें तो जो मॉडर्निटी है वो आपके कपड़ों से, आपके सोच से, मतलब आपके दिखावे से नहीं होता। आधुनिकता, मॉडर्निटी आती है आपके विचारों से, योर थॉट प्रोसेस। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, हाँ ठीक है, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, यही थॉट प्रोसेस आपको लेकर जाएगा मॉडर्निटी की ओर। अब देखो, क्योंकि इंग्लैंड में, यूरोप में रेनेसेंस की प्रोसेस आ चुकी है, पुनर्जागरण आ चुका है, सोया समाज बदल गया और वहां पर एक रेसिकल डेवलपमेंट, रेसिकल थॉट डेवलपमेंट आया, जिसकी वजह से यूरोप में मॉडर्निटी भारत से कुछ 400 साल पहले आ गई, भारत में 400 साल बाद आ गई। भारत में 400 साल बाद इसलिए आ गई क्योंकि जो परंपरागत रूप से सामाजिक नियम थे, जो धार्मिक नियम थे, जिसमें कंजर्वेटिव थॉट ज्यादा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं है, बेसिक की बातें की जाती हैं, वो एक हो जाता है हम लोगों का ट्रेडिशनल सोसाइटी। जहां पर अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज क्यों, तो क्यों के नाम पर आपको डराया जाएगा कि देखो समाज ऐसा कहता है, देखो हाँ ठीक है, देखो समाज ऐसा कहता है, देखो धर्म में भगवान जी नाराज हो जाएंगे, है ना। अगर आप एग्जामिनेशन से पहले दही और चीनी नहीं खाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपका पेपर खराब होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दही और चीनी एक प्रकार से आपका, आप कह सकते हो आपको एक एनर्जी देने का, शायद आपको एक दिमागी तौर पर सुकून देने का कॉन्सेप्ट है, उसका कतई मतलब नहीं है। जैसे बचपन में हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग जब कभी कोई काम पूरा नहीं करते थे या कोई टॉपिक याद करके नहीं जाते थे तो हम लोग को बचपन में पढ़ाई किए, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी उस दौर से गुजरे होंगे, आप लोग भी उस दौर से गुजरे होंगे जब पढ़ाने के समय पिटाई बहुत हुआ करती थी। अब तो उल्टा हो गया ना, अब तो उल्टा हो गया। पहले टीचर से पूछा जाता था कि मेरा बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, अब उल्टा हो गया, अब बच्चों से पूछा जाता है ये टीचर कैसा है। बच्चे को भले कुछ ना आता हो, वो बताएगा ये टीचर कैसा है, वो डिसाइड करेगा वो टीचर कैसा है। तो समान जमाना जो है, खासकर ये प्रोसेस भारत में है। आप दूसरे आधुनिक देशों में शिक्षा पद्धति की ओर जाइएगा तो वहां पर ये आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि वहां पर बच्चों से पूछा जाए टीचर के बारे में बताओ जरा, हाँ
ठीक है? तो हम लोगों के ज़माने में तो पिटाई से बचने के लिए आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, वो अशोक अशोक का पेड़ होता है, उसका पत्ता हम लोग किताब के अंदर रख लेते थे, जेब में रख लेते थे, बैग में रख लेते थे और ऐसा सोचते थे कि जिसके पास भी अशोक का ये पत्ता आ गया, जिसने भी रख लिया, वो आज अपना काम नहीं करेगा तो मार नहीं खाएगा। अच्छा देखो किस्मत की बात है, ये लक की बात है कि एक दिन हमने पत्ता रखा, बच गए, तो फिर अंदर से मन होता है ना, अच्छा एक बार और कर लेते हैं, पता चला किसी और दिन हो गया, फिर अशोक का पत्ता रख लिया, बच गए। हाँ, ठीक, लेकिन तीसरी चौथी बार जब हो जाता है तो पता चला अशोक का पत्ता नहीं पूरा पेड़ लेकर गए थे, लेकिन कायदे से टूटे गए। क्यों काम नहीं कर रहा वैसा-वैसा? तो उस दिन भ्रम टूटता है कि नहीं यार ये सब कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है, वही चीज़ है। तो भारतीय समाज में भी जब धर्म और समाज की कुरीतियों को लेकर कुरीतियों को लेकर जब बातें किए जाएँगे, जैसे सती प्रथा, जैसे बाल विवाह, जैसे कई सारी शादियाँ जिसे बहु विवाह कहा जाता है, तो जब इन सारी चीज़ों का हाँ, यस, मैं तो कह ही रहा हूँ बेटा, कुछ परंपराओं में किंतु परंतु नहीं होता। लेकिन हमें ये बताओ, अभी मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा, डिस्कशन करूँगा, हमें ये बताओ, कोई एक महिला जिसकी उम्र 22-23 साल या 24 साल है, शादी हो गई और उसका पति किसी कारण से मर गया। अब हमें ये बताओ बेटा कि वो कौन-सी परंपरा है जिसमें उस 22, 23, 24, 25 साल की एक बच्ची को, जिसका पति किसी दुर्घटना में मर गया, अब उसको भी जला दिया जाएगा। अब यहाँ पर तो सवाल बनेगा, हाँ, यहाँ पर तो सवाल बनेगा कि भाई वहाँ ये कौन-सी प्रथा है यार कि किसी इंसान को आप जला दें, सिर्फ इस नाम पर कि तुम पतिव्रता हो या नहीं हो, ये कोई तर्क नहीं। देखो कुछ मामलों में मान्यताएँ चलती हैं, लेकिन कुछ मामलों में मान्यताएँ नहीं चलती हैं। कुछ मामलों में मान्यताएँ बिल्कुल नहीं चलती हैं, ठीक है ना? वो सिर्फ और सिर्फ कोरी बकवास के तौर पर आ जाता है। ठीक, चलो भाई। तो ये सारी चीज़ें तो जब जैसे-जैसे भारत में शिक्षा का विकास होगा, अंग्रेज आएँगे, शिक्षा का विकास करने की बात करेंगे, शिक्षा का विकास होगा, तो फिर वहाँ से शुरुआत हो जाएगा आधुनिक भारत का। कायदे से मॉडर्न इंडिया तो शुरू होगा बच्चों इसी सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ। इससे पहले तो हम या हमारे पूर्वज जिस भारत में अपने जीवन को जी रहे थे, अंग्रेजों के आने के बावजूद भी, यूरोपियों के आने के बावजूद भी, वो मेडिवल इंडिया था। वो सोया हुआ समाज था जहाँ पर किसी प्रकार का कोई तर्क-वितर्क नहीं चल रहा था। अब वो तर्क-वितर्क चलेगा। जैसे मैंने एक सवाल आपसे रखा, है ना? मैंने एक सवाल आपसे रखा ठीक है, तो वो दिखा बेटा देखो इस तरह के सवाल जो मैंने आपसे कल भी आप लोगों से गुज़ारिश किया था, कई बार करता हूँ कि आप लोग कि मेरा उत्तर कैसा था, मैंने लिखा कैसा, है ना? और आपने अभी तुमने कोई सवाल अगर डाउट सेशन में दिया, फिलहाल वो मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि मेरे पास जितने भी डाउट में आंसर आते हैं, मैं उसे तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। तो इस प्रकार के सवालों को कृपया करके आप लोगों से मेरी एक बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इसे कृपया करके क्लास के लास्ट में जब मैं आपको 15 से 20 मिनट का समय भी देता हूँ, तब वहाँ रखें। बीच में मत पूछा करिए, क्योंकि पूरी क्लास का रिदम मैं खुद भी भूलने लगता हूँ और बाकी बच्चों को भी दिक्कत होती है। ये मैं आप लोगों से 10 से 20 बार इस बात की गुज़ारिश कर चुका हूँ। तो कृपया करके इस तरह के सवालों को आप बचा कर रखें, जब क्लास खत्म होगी तब वहाँ पर पूछिएगा, ठीक है ना? चलो, अब हम लोग वापस आ जाएँ, तो मैं उम्मीद करूँ, इस बात का उम्मीद करूँ कि अब कोई इस प्रकार का सवाल तो नहीं पूछा जाएगा। अब उम्मीद करूँ आप लोगों से, है ना? अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं ना? अब बीच में बस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं आंसर करूँगा, अदरवाइज़ मैं आप लोगों का आंसर नहीं करूँगा, ठीक है ना? चलिए। ठीक है? चलो, तो यहाँ से वास्तविक तौर पर चूँकि एजुकेशन डेवलपमेंट आएगा, लोगों के शिक्षा देखो शिक्षा जब आएगी, जब लोग एजुकेट होंगे, तो सोचने-विचारने पर आ जाते हैं। तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, भारत के मॉडर्न पार्ट की शुरुआत होती दिखाई पड़ेगी। तो हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं अगले 2 दिन। आज हम लोग 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों को पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग आज के दौर में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी, ठीक है ना? चलो भाई, तो हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है ना? तो भारत की अगर बात किया जाए तो देखो भारत का एक बहुत ही समृद्ध यहाँ पर समृद्ध का यानी भारत का एक पुराना रिच पास्ट है। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ रिच पार्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप रिच पार्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि रुपया पैसा। सिर्फ सोना-चांदी से मतलब मत लगाइएगा। रिच पार्ट का मतलब हो जाता है कि हमारा कल्चर, उसमें रुपया पैसा भी आ जाएगा। हमारा कल्चर, हमारा लिटरेचर, हाँ, हमारा हमारा जीवन जीने का तरीका, लाइफ़स्टाइल वगैरह सब कुछ बदलता आपको दिखाई पड़ेगा। तो भारत का जो पास्ट है, वो बहुत ही रिच पास्ट है। वो आपके कल्चरल पार्ट पर बात करता है, वो आपके एजुकेशनल पार्ट पर बात करता है, वो आपके ट्रेड का भी है, इकोनॉमी का भी पार्ट होगा। तो अभी हम लोग चर्चा करें, तो इससे पहले भी हाँ, इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया में चले जाएँ, तो आपको एक दौर दिखाई पड़ेगा जिसे हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर का समय मानते हैं, जिसे 6th सेंचुरी बीसी कहा जाता है। दैट वाज़ आल्सो मॉडर्न मॉडर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन दैट सिनेरियो। वो समय का आधुनिक भारत होगा, जब तर्क और वितर्क पर बात चलेगा, गौतम बुद्ध और हमारे महावीर के द्वारा ये काम किया जाएगा। आपको याद होगा, इससे पहले जब मैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति आंदोलन की बात कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था भारत के अलग-अलग समय पर जो जो आपका रेनेसां पार्ट है, जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहें, तो हम भारत के लोग कई बार सोए और कई बार जगे हैं। उनमें एंशिएंट इंडिया में चले जाते हैं, तो 6th सेंचुरी बीसी जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म होगा, फिर मेडिवल इंडिया में आते हैं तो हमारा भक्तिज़्म है, जो भी इन्हीं कुरीतियों की बात करेगा, उन्हीं बैड कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेगा। और अब देखिए, अंतर इतना होगा कि पहले 2 दौर में हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, लेकिन इस 19वीं शताब्दी में जब हम आएँगे, 19th सेंचुरी में आएँगे, तो हम एक नए प्रकार के सिस्टम में एंट्री कर जाएँगे और हमारा इन्फ्लुएंस कहीं न कहीं वेस्टर्न सोसाइटी को लेकर आपको दिखाई पड़ेगा, वेस्टर्न एजुकेशन को आपको दिखाई पड़ेगा। वो एक अलग बात होगी कि इसको लेकर विवाद है। 19th सेंचुरी के रिलीजियस सोशल रिफॉर्म में आपको 2 तरह की विचारधाराएँ मिलेंगी, 2 प्रकार के आपके थॉट्स डेवलप होंगे, जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे कुछ देर बाद करूँगा, उसके बारे में मैं आपको कुछ देर बाद आपको बताऊँगा। ठीक है ना? चलिए, तो हमारा भारत का जो पुराना पुराना समय रहा है हाँ, जो हमारे भारत का पुराना समय रहा है, उसकी अगर मैं बात करूँ, तो एक रिच सोसाइटी के तौर पर दिखाई पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ेंगी। 19th सेंचुरी में जो हमारा इंडियन सोसाइटी होगा और इंडियन कल्चर जो होगा, वो इन्फ्लुएंस है अंग्रेजों के ज़माने से। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने से। ठीक है? चलो भाई। भारत में आने वाले जो अगर आप हम लोग फिर पुराने ज़माने में चले जाएँ, अपने प्राचीन यानी एंशिएंट इंडिया में चले जाएँ, तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था, फॉरेन अटैक हुए हैं, जिनमें सबसे पहले आपको याद होगा तो हखामनीज़ लोगों ने अटैक किया था। ये बात है हम लोगों की 6th सेंचुरी बीसी के आस-पास की, जब हखामनीज़ पर्शियन रूलर्स के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसमें हम लोगों का डेरियस था, साइरस ये सब हुआ करते थे। इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ जाएँ, तो यूरोपियन अटैक हुआ था, जब अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया। फिर आगे चलकर अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस ने किया। सेल्यूकस के बाद आपको याद होगा मौर्यन एम्पायर के साथ मैरिटल मतलब मैरिज हो जाएगी, तो एक प्रकार का रिश्ता बन जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो पूरे मौर्यन एज में आप देखोगे, तो कोई भी फॉरेन अटैक आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन लेटर मौर्याज़, आफ्टर मौर्याज़ अगर देखेंगे, तो एक बार फिर से अटैक हो रहे हैं। लेकिन आप गौर करेंगे तो एंशिएंट इंडिया में होने वाले ये मैक्सिमम अटैक आपको दिखाई अगर मैं इस क्रॉस को कुछ देर के लिए भारत का नक्शा मान लेता हूं, तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाएगा,
इस हिस्से पर आपको ज्यादा से ज्यादा आक्रमण दिखाई पड़ेंगे। यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा बच्चों एक देश जिसका नाम है अफगानिस्तान। यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा एक अफगानिस्तान नाम के देश का पहाड़ जिसको हिंदुकुश माउंटेन कहा जाएगा। हिंदुकुश माउंटेन का दो पास है जिसे खैबर और बोलन कहा जाता है, जिसमें खैबर पास का खैबर दर्रे का प्रयोग ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो जितने भी शुरुआत दौर के जो अटैक करने वाले लोग हैं वो इसी दौर में आपको दिखाई पड़ेंगे, वो इसी दौर में आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, वो इसी दौर में इसी इलाके में आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इसी रीजन में आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, चलो भाई। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़े, अब हम लोग चले जाएँ मेडिवल इंडिया की ओर। तो देखिए, मेडिवल इंडिया में भी तो मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गोरी ये भी तो इसी रास्ते से ही आए, ये भी तो इसी रास्ते से आए। लेकिन ये इस रास्ते से आने के बाद यहाँ रुके नहीं, बल्कि ये इंडिया के इस हिस्से पे जिसे गंगटेक वैली कहा जाए, वहाँ तक चले गए। अच्छा, अब आ जाइए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाले दौर में, अंग्रेजों के दौर में, पुर्तगालियों के दौर में, तो वो इस इलाके से नहीं आए। क्योंकि आपको पता होगा, हाँ, आपको पता होगा जब हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की क्लास पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बताया था एक जगह जिसका नाम इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे कुंस्तुनतुनिया कहा जा रहा है, उस पर तो टर्किश ऑटोमन डायनेस्टी का कब्जा हो जाएगा। तो वो जो पुराना वाला ट्रेड रूट है, जो जमीन और पानी दोनों रास्तों से आता है, जो बड़ा टफ ट्रेड वे है जिसमें जमीन का भी प्रयोग करेंगे, बीच में पानी का जैसे आपका मेडिटेरियन सी, जैसे आपका रेड सी, लाल सागर है ना, ये सब आ जाएगा। हाँ, ये सब आ जाएगा, ब्लैक सी वगैरह आ जाएगा। इन सब से गुजरते हुए आना पड़ेगा। लेकिन जब आपका 15वीं शताब्दी का दौर होगा, जब ऑटोमन टर्किश लोग कब्जा कर लेंगे, तो ये यूरोप के लोग अब साउथ से आएंगे। साउथ का मतलब हम लोग साउथ वेस्ट की अगर बात कर लें, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो उसमें केरल वगैरह आपको दिखाई पड़ेगा। साउथ ईस्ट की बात करें इसमें तमिलनाडु वगैरह, तो इस इलाके से आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जब ये 18वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप के जब ये लोग यूरोप के अलग अलग देश के लोग जब भारत में प्रवेश करेंगे तो देखो वो एक नई तस्वीर, वो एक नया तरीका लेकर आ रहे होंगे जहां पर एजुकेशन एजुकेशन का इंपैक्ट उनकी सोसाइटी में, उस सोसाइटी का इंपैक्ट हमारी सोसाइटी में पड़ना शुरू हो जाएगा। तो 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी का जो शुरुआत होगा, यहाँ पर सुबह का मतलब, यहाँ पर मॉर्निंग का मतलब जो है, ये मत सोचिएगा कि रात को सोए, रात को सोकर उठे, रात में सो गए और सुबह जब उठे तो एकदम से हमारा मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत चेंज हो गया, मॉडर्न इंडिया में सब कुछ बदल गया। ये अचानक नहीं हुआ। देखो अंग्रेज कब आए और यूरोपीय लोग कब आए। यहाँ पर मैं जब अंग्रेज बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट मानकर चलिएगा यूरोपीय लोगों के आने, और चूंकि अंग्रेजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है तो वहां से देखो अगले करीब करीब 300 साल का 400 साल का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा भारत के समाज को बदलने के तौर पर। तो ये जो वापस से रेनेसेंस आपको दिखाई पड़ेगा, रीअवेकिंग दिखाई पड़ेगा, जैसे हम पुनः जागृति के तौर पर जानते हैं। हाँ, पुनः जागृति के तौर पर जानते हैं, उसके कई सारे अलग अलग कारण हैं, उसके अपने कई सारे अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब उन कारणों की ओर चलते हैं जिसने भारत के समाज को मध्यकाल में रखा था, जिसने भारत के समाज को आधुनिक ले जाने का काम किया। वो कारण की अगर बात करें तो उनमें से फर्स्ट कॉज आपको दिखाई पड़ेगा डिग्रेडेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में लगातार गिरावट किस बात को लेकर, धर्म को लेकर, जिसमें आपको सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस दिखाई पड़ेगा, यानी जिसे कहते हैं अंधविश्वास, जिस विश्वास का कोई भी कारण ना हो। अब कारण में आप देखिए, जैसे अंधविश्वास में एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको, नींबू काट दिया, चौराहे पर रख दिया, दो तीन फूल डाल दिए और सुबह, भारत के लोग पहले जमाने में एक मुहावरा आप लोगों ने अंग्रेजी में सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब पता चला अर्ली टू बेड, शाम को 6 बजे सो गए, 7 बजे सो गए, 8 बजे सो गए, चलो 8 बजे मान लिया, ठीक है। और उसके बाद सुबह आप कितनी देर, एक स्टैंडर्ड जो नींद है मानकर चलो 7 से 8 घंटे के बीच में है। अब अगर आप रात को 8 बजे सो गए तो मानकर चलिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद नेचुरली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, प्राकृतिक नजरिए से देखूं तो अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा जो सोते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे वो नॉर्मल लोग नहीं, वो एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल का मतलब वो आलसी लोग हैं, नींद नहीं आ रही है, अरे वो कौन जगह, अभी थोड़ी देर घंटे बाद लेटे रहो, वो आलसी लोग हैं। ठीक है, अमूमन 8 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। अब हमारे जैसे ओल्ड एज आदमी जो ओल्ड एज की ओर जा रहा होगा तो मेरी तो नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है। हम 6 घंटा बड़े कायदे से सो लें, अगर आजकल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पिछले कई 2-3 महीनों से, ये कंधे के दर्द की वजह से तो प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। तो अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो मैं रात में 6 घंटा सो लेता हूं, तो मुझे सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाया करता था। अगर आप लोग गांव वाले जीवन में रहे होंगे या देखा होगा तो अधिकतर देखो पापा दादा टाइप के लोग जो हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, तो जल्दी जग जाने वाले हुआ करते थे, तो जल्दी जग जाया करते थे। अच्छा, उस ज़माने में मोबाइल-वोबाइल भी नहीं था ना, तो जगेंगे भी तो जगेंगे कैसे, लाइट भी नहीं थी, जगेंगे तो क्या करेंगे? तो आदमी सो ही जाता था, इंसान सो ही जाता था। ठीक, चलो भाई। तो ओवरऑल अंधविश्वास जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी नींबू काट के रख दिया। अब कोई अंधेरे में व्यक्ति क्रॉस कर गया, तो आपकी जो बुरी आत्माएँ जो आपका पीछा कर रही हैं, अब नींबू काटने से वो बुरी आत्माएँ उनके पीछे चली जाएँगी। अगर ये सही बात है, तो फिर इसका प्रयोग तो फिर पूरी दुनिया में होना चाहिए था। नींबू हर जगह कट जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह से देखिए, गाँव की लाइफ की अगर मैं बात करूँ, अभी भी शहरों में भी होता है। जैसे जॉन्डिस हो गया, जैसे जॉन्डिस यानी पीलिया हो गया। अगर पीलिया की बात करें तो आज भी देखो, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, उनको पता है कि व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ द जॉन्डिस, जॉन्डिस होने का कारण क्या है। निश्चित तौर पर हमारा लीवर फंक्शन कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी जो हमारे एंजाइम्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारा जो बॉडी है, वो ऑयल को शक नहीं कर पा रहा, बल्कि वो उसको ब्लड में दे रहा है। अब उसकी क्या उसमें क्या किया जाए, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमको ऑयल भात जो खाना होता है उसको उसमें ऑयल कम कर देना है, और जब तक हमारी भूख लगने की टेंडेंसी वापस ना आ जाए तब तक ही चलता रहेगा बस। हाँ, बस ये सब चलता रहेगा और उसमें प्रोसेस ठीक हो जाएगा। तो वो एक जैसे प्रक्रिया होती है, उसी में देखो कुछ लोग दवा वाले लेते हैं ना, दवा टाइप की चीज आती है, जैसे कुछ सिरप वगैरह आ जाता है, लिप 52 जैसी दवाइयां आ जाती हैं, तो कुछ लोगों ने दवाई ले लिया, ग्लूकॉन डी वगैरह पी लिया जिसमें किसी प्रकार का कोई ऑयल नहीं है, और कुछ लोग बाबा जी के पास पहुंच गए, बाबा जी झाड़ दो, बाबा जी झाड़ दो, ये पीलिया झाड़ दो, अभी भी। और इस झाड़ फूक के चक्कर में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। हाँ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई झाड़ फूक के चक्कर में। तो सबसे बढ़िया कुछ नहीं करना है यार, ग्लूकॉन डी पीना है। कुछ दिन खाने पीने पर भूख ही नहीं लगेगी तो खाओगे पियोगे क्या? अपने आप ही आपका पोजीशन, बॉडी देखो, बॉडी अपने आप में एक डॉक्टर है, हमारा शरीर अपने आप में एक डॉक्टर है। वो मना करता है, देखो मेरी तबीयत खराब है, ये मत करो, बॉडी मना करता है। फीवर भी जब आपका आएगा ना तो मना करेगा, हैवी खाना मत खाओ। तो देखिए कई बार फीवर आने की कंडीशन में आपने देखा होगा कि बॉडी रिएक्ट करता है, कुछ देखेगा तो उल्टी जैसी लगने लगती है, वोमिटिंग फील होता है, हम खुद ही नहीं खाते हैं, तो अपने आप हो जाता है वही चीज। अब वो अंधविश्वास ये है कि बाबा जी के पास जाकर वो पीतल की झाड़ थाली में झड़वा देंगे तो जितना ज्यादा वो ऑयल निकलेगा उतना ज्यादा हमारा सही हो जाएगा, मतलब पीला पीला पार्ट निकलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग जाकर कुएं में नहा लेते हैं और अंत में क्या होता है, लिवर प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर डैमेज कर जाता है और डेथ तक हो जाती है। पढ़ा लिखा समाज क्या बोलेगा, कहां चक्कर में पड़ गए हो बाबा के, बाबा को प्रणाम करो, बाबा को दक्षिणा दो, लेकिन दवाई ले लो, है ना। तो जब वेस्टर्न एजुकेशन आएगा तो वो तर्क देगा, वेस्टर्न एजुकेशन आपको तर्क देगा कि दवा लो, बाबा को मानते हो बहुत बढ़िया, बाबा का आशीर्वाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन दवा जरूर ले लो यार, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ,
तो जो वेस्टर्न एजुकेशन आपको दिखाई पड़ेगा, वो धीरे-धीरे करके भारत के समाज को, भारत की सोसाइटी को मोटिवेट करेगा कि भैया पढ़ाई-लिखाई करिए, लॉजिकल पार्ट पर आइए। जो हमारी सामाजिक, जो हमारे सोशल इलनेस है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात के लिए आता है क्योंकि हमारे पास किसी भी सवाल का कोई तार्किक जिसे लॉजिकल आंसर कहा जाए, तो हमारे पास लॉजिकल आंसर नहीं है। ये क्यों? तो उसका कारण नहीं। वो बाप-दादा कर रहे थे तो हम लोग कर रहे हैं। बल्कि इसका तरीका जैसे आप लोगों के साथ बचपन में हुआ होगा, सबके साथ होता है। छोटा बच्चा अगर घर में होगा तो देखिए, जो अपनी माँ का दूध पीता तो कभी-कभी माँ का दूध पीता है और 5 मिनट बाद उसके मुँह से दूध निकल जाता है। डर लगता है, हे भगवान मेरे लाल को क्या हो गया? है ना? मेरे बच्चे को क्या हो गया? दादी माँ क्या करेंगी? दादी माँ तुरंत उस बच्चे को लेंगी, बाबा जी के पास पहुँच जाएँगी, बाबा जी झाड़ फूँक देंगे। बल्कि कुछ नहीं, अब इसका साइंटिफिक मेथड समझिए। वो छोटा बच्चा कल को आप लोग माता-पिता बनेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ टेक्निक, ये साइंटिफिक मेथड है। वो छोटा बच्चा जब आपका मतलब पता नहीं उल्टी वगैरह, वोमिटिंग वगैरह कर दे दूध पीने के बाद, उसका एक बड़ा कारण है कि उस बच्चे ने लालच किया था। उस बच्चे ने अपनी माँ का दूध चोरी कर लिया, ज़्यादा पी गया। उस बच्चे को उठाना है, अपने पीठ पर उसे रख लेना है और उसका जो पीठ वाला हिस्सा नहीं अपने कंधे पर ऐसे आपने लेटा लिया, उसके पीठ वाले पर ऐसे-ऐसे 2-3 बार 4 बार सहला दीजिएगा और उसकी आवाज़ सुनते रहिएगा। जैसे वो बच्चा करेगा, अब बस ठीक है। यानी जो एक्सेस एयर गई है उसके पेट में, वो निकल जाएगा। ठीक बस बच्चा ठीक हो गया और कुछ नहीं है। ये रेनेसेंस का पार्ट है। ये आपका पुनर्जागरण। रेनेसेंस मतलब सोया हुआ समाज जो कि बिना तर्क की बात कर रहा था, वो जग गया है, वो तर्क के साथ बात करेगा। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि छोटे बच्चे को कंधे पे लेकर ऐसे-ऐसे थपकी दे देनी है, उसको डकार आ गया, एक्सेस एयर उसका पेट से बाहर निकल गया, बस कोई उल्टी नहीं करेगा। हफ्ते में 1 से 2 बार उस बच्चे को पेट के बल, ये होता है पेट के बल लेटा दीजिए। आमतौर पर पीठ के बल लेटते हैं बच्चे को, हफ्ते में 2 बार पेट के बल लेटा दीजिएगा, तो भी एक्सेस एयर बाहर हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। ये साइंटिफिक मेथड है। अब होगा क्या, पुराने लोग क्या करेंगे, भगवान मेरे लाल को क्या हो गया, जिनको ये तरीका नहीं पता है, वो बाबा जी के पास जाएँगे, देखो बाबा जी बड़ा चालाक है। वो कहेगा माता मम्मी मतलब माता जी, बच्चे को कंधे पर ले लो। अब आप बच्चे को कंधे पर ले लेंगे, बच्चे को कंधे पर लेंगे तो बच्चा थोड़ा-सा मतलब होता है ना एक्टिविटी, थोड़ा-सा उसका पेट में दर्द तो रो रहा है। माता जी उसको सहला दो, पीठ सहला दो, बच्चा रो रहा है। मैं अपना मंत्र पढ़ रहा हूँ, तुम सहलाते रहो। पता चला कुछ देर आपने ऐसे-ऐसे सहलाया, उस बच्चे को डकार आ गया, उसकी प्रॉब्लम जो गैस की वजह से दर्द हो रहा था, वो ठीक हो गया। बाबा ने भी जैसे उसके डकार की आवाज़ सुन ली, तुरंत मंत्र पूरा, माता जी बच्चा ठीक हो गया, जाइए लेकर जाइए। बाबा जी ने ऐड लिया पैसा। ये होता है सोया हुआ समाज, जबकि ये थपकी देने वाला वो समाज है जो जागा हुआ समाज है। ठीक है ना? यही अंतर है। तो जो पुराने अंधविश्वास हैं, जो तर्कहीन हमारा इलॉजिकल सोसाइटी और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, उनके मुद्दों को दूर करना, उनके मुद्दों को उठाना, यही कहलाता है आपका 19वीं शताब्दी का सुधार, रिफॉर्म मूवमेंट। ईसाई मिशनरीज की ओर से देखो, अगर कोई व्यक्ति हमको अच्छी बात सिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर सीखना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें कुछ गलत भी सिखा रहा है, जैसे आप देखोगे आगे चलकर ईसाई मिशनरीज आएंगे और आप लोगों ने पॉलिटी की क्लास में एक कानून पढ़ा होगा जिसे कहा जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये चार्टर एक्ट एक प्रोविजन लाता है। वो प्रोविजन ये है कि भारत में ईसाई मिशनरीज आएंगी, क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगी और वो ईसाई धर्म का प्रचार करेंगी। प्रचार करो, प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत दिनों से चलता रहा। गौतम बुद्ध प्रचार करते रहे, हमारे महावीर स्वामी प्रचार करते रहे, गुरु नानक प्रचार करते रहे, कबीर प्रचार करते रहे, रामानंद प्रचार करते रहे, शंकराचार्य प्रचार करते रहे, बहुत लोगों ने प्रचार किया। सबने अपने बातों को बताया, अच्छा लगा स्वीकार कर लिया। अच्छा लगा स्वीकार कर लिया, ठीक है ना? तो धीरे-धीरे करके ईसाई मिशनरीज़ आती हैं और वो ईसाई मिशनरीज़ प्रचार नहीं करती, बल्कि अब ईसाई मिशनरीज़ एक खेल खेलने लगी हैं और वो खेल ये है कि वो हमारे हमारे बाइबल, हमारे गीता को, भगवत गीता को, हमारे कुरान को गालियाँ देते हैं। फालतू बकवास लिखा हुआ है, ऐसा है, वैसा दुनिया भर की बातें। वो हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर को कमज़ोर दिखाने की बात करते हैं। जबकि भगवत गीता तो दुनिया का सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल बुक है। भगवत गीता एक धार्मिक बुक नहीं है। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो मोटिवेशनल बुक है, जो आपको, आपके दिमाग को झकझोर देगी। अरे यार, मैं कितना गलत सोच रहा था। कभी मौका लगेगा पढ़ लीजिएगा, कभी मौका लगेगा पढ़ लीजिएगा। भगवत गीता बहुत मोटिवेशनल बुक है। आपके सोचने का और आपके जीवन जीने का तरीका तक बदल देगा। अब ये ईसाई मिशनरीज़ आएँगी, हमारे कल्चर को, हमारे लाइफ को कहेंगे अरे बेकार, ऐसा वैसा, हँसी उड़ाएँगे और इसी हँसी में उनका छिपा रहेगा विस्तार। अब देखो उन्होंने क्या किया, जो समाज का सबसे निचला वर्ग है, ये हमारी कमी थी, हमारी सोसाइटी की कमी थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वाला प्रोसेस तो हम ही लेकर आए। ब्राह्मण वर्ण ने कहा कि मंदिर में प्रवेश हम ही कर पाएँगे। क्षत्रिय ने कहा हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, पहले ये बताओ। और चूंकि उसका हाथ हमेशा, क्षत्रिय राजा, राजा का हाथ हमेशा तलवार पर रहता है, तो ब्राह्मण बाबा ने कहा, अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल आएँगे, आइए। लेकिन वहीं शूद्र वर्ण का आदमी अगर आता है, ये दूर 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 अपवित्र हो जाएगा, गंगा गंगा जल लेकर आओ, है ना, कावेरी का जल लेकर आओ और इस मंदिर को साफ करो, ये अपवित्र आदमी चला आया। अरे भैया, आदमी कौन सा अपवित्र होता है? कोई भी आदमी अपवित्र नहीं होता है, कोई भी आदमी अपवित्र नहीं होता। तो ये गलती हमारी ही थी, हमारी गलती का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अब जिसको आपने लात मारा, उसको लगता है कि साहब इस धर्म में जाते हैं तो ये तो हमको कहीं न कहीं लात नहीं मारता, बल्कि एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसके वहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। अब जब उसका परिवर्तन होने लगा, ईसाइयों के द्वारा उसको परिवर्तित किया जाने लगा और कहीं न कहीं उस व्यक्ति को भी लगा यार, ये लोग कम से कम ये तो नहीं कहते कि गिरजाघर में मत आओ, गिरजाघर अपवित्र हो जाएगा। वो तो नहीं कहते, मंदिर तो अपवित्र हो रहा है। वो गलती हमारी है, हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने इस व्यवस्था को जन्म दिया और उसके चक्कर में बस इतना था कि वो अपना जो सोशल रिजर्वेशन है उसको मेंटेन करने का प्रयास कर रही थी, ताकि हम बने रहें, मेरे बाद मेरा बेटा बना रहे, उसके बाद उसका बेटा बना रहे और ये परंपरा, अब इस परंपरा को तोड़ा जाएगा, इस परंपरा को अब तोड़ा जाएगा और इसी को गलत का साबित किया जाएगा। तो धीरे-धीरे ईसाई मिशनरीज़ एनकरेज कर रहे हैं, मतलब वो अपने जब दुष्प्रचार करेंगे ना, तुम्हारा धर्म खराब, तुम्हारा ये खराब, तो उसको प्रस्तुत किया जाएगा। जो बुद्धिमान आदमी होगा, वो कहेगा ना हमारा धर्म खराब नहीं है, हमारे धर्म में कुछ परेशानियाँ आ गई। जैसे खाना है, जिसको गर्मी के दिनों में फ्रिज में रख देना था, फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रखा तो खराब हो गया। बस वैसे ही हमारे धर्म में भी कुछ कमियाँ आ गई हैं, सब में होती हैं। अब इसको हम वापस से ठीक कर लेंगे, तो वहाँ पर आ जाएगा। तो भारत का जो पास्ट है, उसे फिर से जगाया जाएगा और इन मिशनरीज़ का सामना किया जाएगा। नहीं, ये बेटा देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई परंपरा है। वो अपना स्वार्थ साबित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि भगवान ने तो किसी को ना ब्राह्मण के रूप में जन्म दिया। अच्छा, कोई बच्चा जन्म लेता तो बताओ उसके माथे पर लिखा है कि मैं ब्राह्मण हूँ? कोई बच्चा जन्म लेता तो उसके माथे पर लिखा है कि मैं नौकर बनूँगा तुम्हारा? कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माथे पर लिखा रहता है कि नहीं मैं तो फौज में जाऊँगा? नहीं ना। ये सब तो बाद की प्रोसेस है ना। भैया अगर बच्चे के जन्म की बात करें तो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो नंगा होता है। नंगा होता है, ना उसका धर्म होता है, ना उसका कोई जाति होती है, कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो बस एक छोटा-सा बच्चा। और जो अभी सभी बच्चों को देखो, चाहे भारत में पैदा होने वाला बच्चा हो, चाहे अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा हो, सभी एक ही प्रोसेस से शुरुआत करते हैं। हुआ-हुआ करके रोना शुरू करेंगे, है ना? बच्चा रोता ही है। अमेरिका में बच्चा पैदा ले वो भी रो रहा है, भारत में जो बच्चा पैदा होगा वो भी रो रहा है। इसका मतलब भगवान ने प्रोसेस एक ही बनाया। ये हम लोग हैं जिन्होंने उल्टा-सीधा किया अपने स्वार्थ के चक्कर में। इसी स्वार्थ को तोड़ा जाएगा, इसी मिथक को तोड़ा जाएगा, है ना? इसी मिथक को तोड़ा जाएगा, इसी मिथक को तोड़ते हुए क्वेश्चन मार्क किया जाएगा, जब भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो? लेकिन अब यही बात अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो कंजर्वेटिव थॉट का है, वो ना मानेगा। वो कहेगा ऐसा है, मारेंगे 2 तमाचा खींच के सही हो जाओगे देखो, है ना? खींच के मारेंगे 2 तमाचा। बाप-दादाओं के ज़माने से, हमारे बाप-दादा के बाप-दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अपने ज़माने के साथ बदलनी पड़ेगी। ठीक है? चलो भाई।
इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो नए-नए प्रकार के इन्वेंशन है जिससे एक क्लास डेवलप होगा और ये नया क्लास जो डेवलप होगा ये वेस्टर्न एजुकेशन से वेस्टर्न जो आपका इंटेलेक्चुअल क्लास है उससे इन्फ्लुएंस आपको दिखाई पड़ेगा। बड़े-बड़े नाम हैं, राजा राम मोहन राय हैं, उनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, महादेव गोविंद रनाडे हैं, ये सब लोग हैं। तो जो हमारा नया वर्ग पैदा होने वाला है, हाँ, जो हमारा नया वर्ग पैदा होने वाला है, हमारा जो नया जनरेशन आने वाला है, वो कहीं न कहीं वो पढ़ेगा, लिखेगा और इन सारी चीज़ों को, इन सारे तर्कों को, इन सारी बातों को बिल्कुल वो लॉजिकल फैक्ट पे लेकर आएगा, तोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा, उसे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, कई बार तो उसके पिटने की नौबत भी आएगी, लेकिन उसके बावजूद वो लेकर चलने वाला है। एक और बात देखिएगा, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट चलने वाले हैं, इनका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा भारत के अंदर और वो होगा जब लॉजिकल जिसे कहते नहीं है रेशनलिज्म, रेशनलिज्म मतलब तर्कवाद, वो तर्क के साथ बात करेगा, वो लॉजिकल पार्ट रखेगा, वो रिलीजियस जिसे यूनिफॉर्मिज्म कहा जाएगा यानी सार्वभौमिकता कहा जाएगा, ह्यूमनिज्म मानवतावाद की बात करेगा, वही सती प्रथा वाला भी मैं उल्लेख कर दूंगा। ये कारण बनेंगे जो कि भारत में समाज धार्मिक यानी कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के कारण बनेंगे कि क्यों होगा ये आंदोलन, क्यों किया जाएगा ये परिवर्तन, तो उसका कारण आपको यही सब दिखाई पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक मेरी मदद कर दीजिएगा आप लोग, मेरी मदद ये कर दीजिएगा कि लैपटॉप में ये क्लास कैसे लाइव होती है? लैपटॉप में ये क्लास बेटा कैसे लाइव होती है? आपके साथ में गौरव कुमार हैं, उनको दिक्कत हो रही है? ज़रा बता दीजिएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, मैं भी नहीं जानता, तो बता दीजिएगा। अच्छा, लाइव नहीं होती है? हाँ, तो लैपटॉप पर भाई लाइव नहीं होती है। ठीक है? चलो भाई, अब हम लोग चले आते हैं अगले हिस्से पर। वेबसाइट पर जाएँगे, लॉगिन करने पर हो जाता है। अच्छा, वेबसाइट पर जाना पड़ेगा बेटा, बायजूस की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर रिलीजियस यूनिफॉर्मिज़्म का मतलब होता है बेटा हाँ, यूनिवर्सलिज़्म का मतलब होता है धर्म के तौर पर जो हमारे जो मॉरलिटी है, जो हमारे धर्म में बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार करना, ये सब कुछ जो सिखाया गया, जो सभी धर्मों में सिखाया गया है, वो हो जाएगा। तो गौरव जी, ये बेटा क्रोम पर होगा, जिसमें आप जाकर बायजूस एग्ज़ाम प्रेप पर लॉगिन करेंगे, वहाँ पर होगा। ठीक है? चलो बहुत-बहुत शुक्रिया बच्चों, बच्चों बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक, चलो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के अगले हिस्से पर आते हैं। ठीक है? तो जो हम लोगों का सोशियो रिलीजियस हाँ, जो हम लोगों का सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चलेगा बच्चों, ये आपको दिखाई पड़ेगा 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ में। एक वो लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो मॉडर्निस्ट हैं, यानी वो जो आधुनिकता और पाश्चात्यवादी समाज से प्रभावित हैं, जिनमें नाम आ जाएगा राजा राम मोहन राय का, जिनमें नाम आ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिनमें नाम आ जाएगा सर सैयद अहमद खां का, जिसमें नाम आ जाएगा दादा भाई नौरोजी का, जिसमें नाम आ जाएगा आत्माराम पांडुरंग का, महादेव गोविंद रनाडे का। ये लोग होंगे जो वेस्टर्निज्म से लेकर यानी मॉडर्निज्म को लेकर कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस हैं और वो वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत में जो कंजर्वेटिव थॉट है उसको बदला जाए। एक आपको दिखाई पड़ेंगे जो रिवाइवलिस्ट होंगे, है ना? रिएक्शनिस्ट लोग जो आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें आपको दिखाई पड़ेंगे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो और वो वैदिक सोसाइटी के बारे में बताएंगे कि देखो हमारा वैदिक सोसाइटी कितना अच्छा था। इसी प्रकार से इस्लाम में जाइएगा तो देवबंद आंदोलन जो सहारनपुर से चलेगा, वो भी वापस जाकर कहेगा देखो मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम का ओरिजिन किया तो उनके क्या तर्क थे, उनको चलना पड़ेगा, उस ओर जाना पड़ेगा। वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है उसको वो डिनाई करने का प्रयास करेंगे, वो डिनाई करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों का 19th सेंचुरी का सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो है, ये 2 अलग-अलग फेज में चलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। इस पूरे मूवमेंट को हम लोग इसी 2 कैटेगरी में बांटकर देखते हुए चलेंगे और एक-एक करके जो आगे बढ़ने वाले अलग-अलग सोसाइटीज हैं, अलग-अलग जो इंस्टीट्यूशंस इस पूरे आंदोलन वेदांत होंगे, रिवाइवलिस्ट होंगे, जाएंगे उनकी बात करते हैं। जैसे इनमें एक नाम आएगा स्वामी नारायण संप्रदाय का। ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है, लगभग 1887 के आसपास की बात होगी। हाँ, जैसे हम लोग बात करें ना तो 1887 या उसी के आसपास की बात होगी। स्वामी नारायण संप्रदाय आपका बनेगा। स्वामी नारायण 1889 ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1889 के आसपास ये संप्रदाय आपको दिखाई पड़ेगा। स्वामी नारायण मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले लोग, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग। देखो अभी मैंने आपसे कहा भगवान की पूजा में किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। इवन भगवान की पूजा के लिए तो किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर, किसी गुरुद्वारे की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन सभी विद्वानों ने, इन सभी होशियार लोगों ने एक बात बताई कि देखो गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, भगवान तो सब जगह है। जब भगवान सब जगह है तो किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर हाँ, कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? नहीं बेटा, ये वो वाले स्वामी सहजानंद नहीं है, किसान आंदोलन वाले, वो दूसरे हैं। किसान आंदोलन वाले स्वामी सहजानंद वो दूसरे हैं, ये स्वामी सहजानंद दूसरे हैं। कोइंसिडेंटली दोनों लोगों का नाम मिल रहा है बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? चलो भाई। इनका वास्तविक नाम ज्ञानश्याम होगा और ये अपने धर्म में वैष्णविज्म के अंदर जो समय के साथ आने वाली कुरीतियां जिसमें अवतारवाद आ जाएगा, जिनमें अंधविश्वास जैसी चीजें आएंगी, उसका विरोध करेंगे। और सबसे खास बात देखिएगा मोनोथिस्ट जिसे कहते नहीं है मोनोथिस्ट का, जैसे हम एकेश्वरवाद में पानी पी लूं क्योंकि जो मेरी जीभ है फंस रही है। तो मोनोथेस्टिक सेक्ट यानी कि एकेश्वर, गॉड इज वन, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इनकी अगर बात करें तो ये एकेश्वर, एक ईश्वर है, उसकी बात करेंगे। और अब वो अलग बात है कि हम उसको हो सकता है कि शायद हमारे बोलने का तरीका अलग होगा, हमारे अपने देवता को याद करने का तरीका अलग होगा, लेकिन भगवान एक है, भगवान एक है। अब वो अलग बात होगी कि इस्लाम के लोगों ने खुदा बोलेंगे, ईसाई समाज के लोग गॉड बोलेंगे, सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु बोलेंगे, वो एक अलग बात होगा, लेकिन भगवान एक है क्योंकि सबका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। वो तो आने वाले समय में वो पंडित जी, मौलवी, प्रीस्ट, फादर जो भी होंगे वो धीरे धीरे करके हाँ ठीक, वो धीरे-धीरे करके आपके समाप्त होते चले जाएँगे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जैसा कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी के तौर पर फादर ऑफ जिसे क्या बोला जाएगा राजा राम मोहन राय की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, देखो बेटा लिखा हुआ है चांदनी, लिखा हुआ है, प्लस अभी मैंने बता दिया, क्लास को दोबारा से देख लेना। ठीक है बेटा? हाँ, तो ये समाज में अपने धर्म के अंदर की कुरीतियों की बात करता है, ब्रह्म समाज, जिसे स्थापित किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कह लीजिए। अब फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये अलग-अलग रेफरेंस में आएगा। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का मतलब जो समाज में कमियों को दूर करते हुए लेकर आएंगे, तो राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, राजा राम मोहन राय को राजा की टाइटल मुगल एम्परर, लेटर मुगल एम्परर, जिन्हें हम सब लोग अकबर सेकंड के तौर पर जानते हैं, उनके द्वारा कहा गया, ये टाइटल उनके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर भी आप देखिए तो बड़े खास मुद्दे हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा पॉलीथेइज्म का विरोध किया जाएगा, पॉलीथेइज्म यानी बहुदेववाद को लेकर। आइडियलिटी की बात किया जाएगा मतलब मूर्तिवाद का विरोध किया जाएगा, है ना? साथ ही साथ जो आपके अवतार आपका जिसे हम लोग कहते हैं वो इनकार्नेशन, तो इनकार्नेशन का खंडन किया जाएगा कि देखो भगवान एक है, कोई अवतार का कोई चक्कर नहीं है। साथ ही साथ ये पॉलीगैमी जिसे कहा जाएगा बहुविवाह, एक पुरुष के द्वारा एक से ज्यादा विवाह करना, इसका भी विरोध करेंगे। साथ ही साथ ये बच्चों का छोटी उम्र में जो विवाह कर दिया जा रहा है, ठीक है बेटा, उसका मतलब देखो मुन्ना नीचे लिखा हुआ है, उसका मतलब बेटा मुन्ना देखो नीचे लिखा हुआ है। पॉलिथिज्म की अगर बात करते हैं तो बेटा ये बहुदेववाद, कई सारे देवताओं को स्थापित करना और उन देवताओं को स्थापित करके कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से अपना लाभ लेने का प्रयास करना। ठीक है ना? चलो भाई,
तो बाल विवाह छोटी उम्र में, हाँ, छोटी उम्र में बच्चे का विवाह कर देना, बेटा और बेटी दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बहु बाल विवाह का मतलब बेटा और बेटी दोनों को लेकर है। अब देखिए 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, उस उम्र में आप शादी कर दीजिए, तो मासूम बच्चे हैं। उनका फिज़िक अगर उनके शरीर की बात करें तो उनका शरीर शायद अभी तैयार नहीं हुआ है बायोलॉजिकली उस प्रोसेस के लिए जो आगे मतलब जो एक उम्र में विवाह करने के बाद मेंटली अभी वो तैयार नहीं है, ठीक है? कई बार तो ऐसा हुआ बाल विवाह हो गया और जो पति-पत्नी है, वो आपस में खेल-कूद रहे हैं, आओ चलो गुल्ली-डंडा खेलें, है कि नहीं? आओ चलो ये करें। देखा होगा आप लोगों ने, तो बाल विवाह में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं हमारा शरीर वो चाहे बेटे का हो, चाहे बेटी का हो, अभी वो ज़िम्मेदारियों के लिए, वो दिमाग, वो ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं। वो एक अलग बात है कि बाल विवाह करके बेसिकली कई सारे अधिकारों को तोड़ने की बात कही जा रही है, समाप्त करने की बात कही जा रही है। ठीक है ना? उसकी बात की जा रही है। चलो भाई, इसी तरह से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे सती प्रथा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, सती प्रथा जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को जला दिया गया। भाई क्यों जला दिया गया? किसी भी महिला को जीवन जीने का हक है यार। आप सिर्फ इसलिए जला दो कि उसका पति मर गया, है ना? गलत बात है। मत मारिए, क्यों जला रहे हैं? जब किसी को जलाएँगे तो भैया उसके दर्द होगा और सती प्रथा का रूप अभी मैं आपको बताऊँगा कितना विभत्स हुआ करता था। राजा राम मोहन राय देखो बड़े मेहनती किस्म के आदमी थे। बड़े मेहनती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कई सारे हाँ, उन्होंने कई सारे ठीक है? चलो, उन्होंने कई सारे भाषाओं पर कमांड किया हुआ है। वो बेटा किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछा और सही बात बताऊँ तो मुझे उस बच्चे का सवाल ही नहीं समझ में आया, वो क्या पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना? तो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है? चलो भाई, तो अब जो है राजा राममोहन राय बड़े विद्वान, बड़े पढ़े-लिखे आदमी, कई सारी भाषाओं को जानते हैं और वो कुछ समय के लिए अंग्रेजों के यहाँ पर नौकरी भी करेंगे। तो उनके कल्चर को देखेंगे, उनके तरीके को देखेंगे, वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर पति और पत्नी दोनों खाना खाते हैं। हमारे यहाँ तो पुराने ज़माने में पुरुष पहले खाना खा लेगा, फिर महिलाएँ खाएँगी, ठीक है? और उसमें तो कई बार ऐसा हो जाता था कि कई बार घर में खाना बनाने वाली माँ या बहन या पत्नी, उसको खाने नहीं मिल पाता था। कई बार ऐसा हो जाता था, पता चला सब लोगों ने खाना खाया, खाना खत्म। अब वो बेचारी महिला छोड़ो एक आदमी के लिए क्या बनाए, देर हो गई, पानी पी के सो गए। कई बार ऐसा हुआ है। हाँ, कई बार ऐसा हो गया है। ठीक है? आप में से जिसकी बेटा दूसरी क्लास है 6 बजे से या साढ़े 5 बजे से, आप लोग अपनी उस दूसरी क्लास को अटेंड कर लीजिए। ठीक है ना? हाँ, आप अपनी दूसरी क्लास को अटेंड कर लीजिए क्योंकि ये क्लास तो बेटा अपने टाइम पर ही खत्म होगी। ठीक है? हाँ, मतलब किसी व्यक्तिगत फैसिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक? चलो। अब देखो होगा क्या कि राजा राम मोहन राय जब पढ़े लिखे जाएँगे ढेर सारा, तो आप देखिएगा वो लेकर आते हैं एक मैगज़ीन जिसे कहा जाएगा तोहफ़तुल मुहाइद्दीन, जिसे इंग्लिश में बोला जाए तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट यानी एकेश्वरवादियों के लिए उपहार के तौर पर वो एकेश्वरवाद का मामला लेकर आएँगे। इसी तरह से वो आने वाले समय में एक संस्था बनाएँगे जिसका नाम होगा बच्चों आत्मीय सभा। आत्मीय मतलब एक प्रकार से विचारों का मिलना-जुलना। तो आत्मीय सभा की स्थापना करेंगे कलकत्ता में। आगे चलकर देखिएगा यही आत्मीय सभा ही कन्वर्ट होने वाली है ब्रह्म समाज के तौर पर। यही आत्मीय सभा ही 1828 तक आते-आते ब्रह्म समाज में कन्वर्ट होने वाली है। इसके अलावा संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को पब्लिश करते हुए उन्होंने अपने विचारों को लोगों के पास पहुँचाया। वो इस बात को देखो राजा राम मोहन राय इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक हम उस सोसाइटी को पकड़ नहीं लेते जो पढ़ा लिखा है और जब तक हम पढ़े लिखे सोसाइटी को नहीं पकड़ पाएँगे तब तक हम लोग आम लोगों को नहीं बता पाएँगे क्योंकि अधिकांश तौर पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और पढ़े लिखे लोगों के आगे तर्क नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो तर्क की बात ही नहीं करेंगे। उनके तो दिमाग में जो घुस चुका है वो उसको मानेंगे नहीं। इसीलिए धीरे-धीरे करके उसको आगे बढ़ाया जो कम से कम पढ़ लिख गया है उस व्यक्ति को आप इन बातों को लेकर चला जाए। 1828-29 की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय एक प्रयास करने वाले हैं, वो प्रयास होगा बेटा सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर। वो होगा क्या कि राजा राम मोहन राय की खुद की भाभी को जला दिया जाएगा। अब ये सवाल आता है दिमाग में कि ये सती प्रथा कब से चल रही है? इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि सती प्रथा कब से शुरू हुई है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। बहुत पहले से मिल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। अब आप में से एक लोगों ने कहा कि साहब गुप्त काल से प्रमाण मिलता है। गुप्त काल से प्रमाण मिल रहा है, भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख है वहाँ से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हम लोगों को प्रमाण मिलने लगा। इसका मतलब ये है कि ये कल्चर और पहले से चल रहा होगा, ये कल्चर और पहले से चल रहा होगा, इसका प्रचलन और पहले से होगा। भानुगुप्त ने तो लिखवाया और लिखवाएगा तब देखो पहली बार कोई घटना होगी तो उसको थोड़ी लिखवा देगा। यानी इसका मतलब साफ है कि गुप्त काल के बहुत पहले से सती प्रथा के प्रमाण मिल रहे हैं। कब से मिल रहे हैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पाएगा क्योंकि किसी के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है? किसी के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अब धीरे-धीरे करके आगे चलकर ये प्रथा बड़ी हो जाएगी। मध्यकाल कहा ही जाता है बेटा उस सोसाइटी को, उस दौर को जब लोगों के पास पढ़ने-लिखने का माध्यम नहीं है। लोग अपनी गलत परंपराओं का पालन करेंगे और उसके पीछे कोई तर्क नहीं होगा और अब तो एक सवाल बन जाएगा, सवाल ये बनेगा कि अगर किसी महिला का पति मर गया और वो महिला अगर चिता पर जाकर नहीं मरती है या उसे नहीं मारा जाता है, तो उसका पाप लगेगा। धीरे-धीरे करके देखो पाप लग जाएगा। कुछ आंधी-तूफान आ जाएगा, कुछ बवंडर टाइप का आ जाएगा, जो कि गाँव को तबाह कर देगा। तो उसको जोड़ दिया जाएगा पतिव्रता के साथ में, है ना? और अगर कोई महिला ऐसा नहीं करती है, तो उसको फिर बदचलन साबित कर दिया जाएगा, कैरेक्टरलेस साबित कर दिया जाएगा। मतलब हर वो प्रकार माध्यम अपनाया जाएगा, जिससे हम किसी महिला को मजबूर कर दें कि वो जले, वो मरे और अगर वो नहीं मरे, तो भैया ढोलक मंजीरा लेकर सती प्रथा की मैं आपको बात बताऊँ, तो सती प्रथा में जब महिलाओं को जलाया जाता था, मैं आपको बताऊँ, आपको सुनकर बड़ा हैरानी होगा कि वो महिलाओं को लेकर जाते थे और ढोलक मंजीरा बजाते हुए लेकर जाते थे, बड़ी तेज़-तेज़ हू, हू, हा, हा चिल्लाते थे और खूब ज़्यादा ढोलक ड्रम पीटा करते थे, ताकि उस औरत की जो चीख है, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, वो चीख को दबाया जा सके, उसको दबाया जा सके और जब तक वो जल नहीं जाती है, जब तक उसकी आवाज़ खत्म नहीं हो जाती है, ये चीख चिल्लाहट लगातार बनी हुई है। अब इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है क्योंकि पढ़ा-लिखा समाज तर्क ढूँढेगा ना। आगे चलकर जब राजा राम मोहन राय पढ़ेंगे-लिखेंगे तो वो तर्क ढूँढेंगे। हाँ, ठीक है, वो तर्क ढूँढना शुरू कर देंगे कि साहब ये तो बड़ा गलत तरीका है। तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करेंगे ठीक है, मुलाकात करेंगे और उनको वो सारी बातें बताएँगे। अच्छा कुछ समय तक आप देखिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि अंग्रेज भी समाज में सुधार को लेकर कई सारे देखो बच्चों एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पर आप लोग मिक्स आचार कर रहे हो। जौहर प्रथा और सती प्रथा इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है मुकेश? जौहर एक अलग प्रथा है, जब मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैंने तभी जौहर प्रथा का परिभाषा दिया था। तो जौहर प्रथा और सती प्रथा को मत मिलाओ बेटा, ये दोनों अलग प्रकार का सिस्टम है, ये दोनों अलग प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं। मिक्स आचार बिल्कुल मत लेकर चलिए, यहाँ पर आपको सेपरेट अचार ही रखना पड़ेगा। एक जार में आपको आम रखना पड़ेगा, एक में गाजर रखना पड़ेगा, मिला दोगे तो खराब हो जाएगा। तो दोनों को अलग-अलग में रखिए, ठीक है ना? चलो वापस आ जाते हैं।
अब देखो होगा क्या कि बेंटिक से मुलाकात किया जाएगा, बेंटिक से मुलाकात करके सती का विरोध किया जाएगा और एक एक्ट बनाया जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक कानून बनाया जाएगा। एक्ट को याद रखिएगा, मैं रोमन स्टाइल में लिख रहा हूं। वो एक्ट है बच्चों, एक्ट 17, जिसे कहा जाता है अधिनियम 17। अधिनियम 17 1829 में बनेगा, अधिनियम 17 1829 में बनेगा और 1830 में, हाँ 1830 में वो आपका पूरे देश पर लागू कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई गांव के लोग मिलजुल कर किसी महिला को जलाते हैं या मारते हैं या उसे सती के लिए इंसिस्ट करते हैं, तो ऐसी दशा में उस समाज के जो मुखिया लोग हैं, उनको, उस व्यक्ति को जो इंसिस्ट कर रहा है उसको पकड़ा जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब समझ लो, भारत के अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है वो दो ही तरीके से मानती है, या तो उसे डराया जाए भगवान के नाम पर, या तो डराया जाए कि देखो भैया तुमको बहुत मारेंगे। ठीक है, दो ही तरीके होते हैं। तो अब देखो ये कानून बन गया, जो कानून तोड़ेगा कानून उसको तोड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बन गया, जो कानून तोड़ेगा कानून उसको तोड़ेगा। कानून को तोड़ने का तरीका बड़ा खराब है और ऊपर से अंग्रेजों का कानून तो और खराब है, वो और बुरा तोड़ता है। तो धीरे धीरे करके ये डर की वजह से, इस कानून की वजह से जो बड़े बड़े इलाके होंगे ना, वहां पर इसको धीरे धीरे करके खत्म किया जाएगा। फिर आप जानते ही हैं, जब बड़ा सोसाइटी का आदमी किसी को फॉलो करता है, किसी सिस्टम को फॉलो करता है, तो निचला क्लास अपने आप उसको फॉलो करने लगता है। 1830 में राजा राम मोहन राय लंदन जाएंगे। वो मामला अकबर द्वितीय को लेकर होगा, अकबर सेकंड के कुछ इशू होंगे, जिसके लिए, हाँ, जिसके लिए कहीं न कहीं वो इंग्लैंड जाएँगे। वो एक अलग बात है कि लंदन में उनकी मुलाकात जो वहाँ का क्राउन है, उस क्राउन से नहीं होगा, उस क्राउन से मुलाकात नहीं हो पाएगा और 1833 में उनकी डेथ हो जाएगी। समस्या ये है कि उनके जाने के बाद इनके ब्रह्म समाज को चलाएगा कौन? तो उसको चलाएँगे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। द्वारकानाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यावगीश, ये लोग चलाएँगे। 1843 तक आते-आते, क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर थोड़ा-सा पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे, जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे ना, कांग्रेस से पहले वाले पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कुछ काम किए जाएँगे पॉलिटिकली, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी बनाया जाएगा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा जैसी संस्था बनाया जाएगा। वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पर बताएँगे। तो द्वारकानाथ टैगोर थोड़ा पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो अपने बेटे को, जिनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है, जो पहले से ही इस प्रकार के सोशल इश्यूज को लेकर एक अपना ऑलरेडी उनका इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम सब लोग तत्वबोधिनी सभा के नाम पर जानते हैं, तत्वबोधिनी सभा के नाम पर जानते हैं। तो उनको सौंप देंगे, बेटा तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, तो एक काम करो, तुम ब्रह्म समाज को लेकर चलो। तो आगे चलकर ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा ये दोनों मिल जाएंगे। और तत्वबोधिनी, अब याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर एक मैगजीन पब्लिश करते हैं जिसका नाम होगा बच्चों तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, तो एक मैगजीन पब्लिश करेंगे जिसका नाम होगा तत्वबोधिनी पत्रिका। आगे चलकर जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा, इस सोसाइटी में जुड़ने वाले हैं केसी सेन, जिन्हें केशव चंद्र सेन भी कहा जाता है। केसी सेन जुड़ेंगे और केसी सेन भी वही बाल विवाह, सती प्रथा, इन सबको लेकर चलेंगे। लेकिन केसी सेन एक गलती कर जाएंगे। केसी सेन से गलती होने वाली है कि वो अपनी बेटी की शादी करेंगे, कम उम्र में शादी कर देंगे। अब वो खुद प्रचार कर रहे हैं कि बाल विवाह मत करो, लेकिन अपनी बेटी का वो बाल विवाह कर देंगे। इस मुद्दे को लेकर केसी सेन, यानी कि पुराने वाले लोगों और केसी सेन के बीच मतभेद हो जाएगा। मतभेद का परिणाम ये निकलेगा कि केसी सेन को अब छोड़ना पड़ेगा ब्रह्म समाज, और वो अब एक नए, मतलब पता नहीं, वो अपना अलग संस्था बनाएंगे, जिसे हम लोग भारतीय ब्रह्म समाज के तौर पर जानेंगे। 1866 में वो भारतीय ब्रह्म समाज को स्थापित कर देंगे। साथ ही साथ इस केसी सेन के द्वारा कई सारी पत्रिकाओं का, कई सारी संस्थाओं का भी गठन किया जाएगा। जैसे कि उनके द्वारा आपका जो संस्था बनाया जाएगा वो होगा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्फरेंसेस, साथ ही साथ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इस प्रकार के ढेर सारे वो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। केसी सिंह नहीं बेटा, केसी सेन। सेन, बंगाल में सिंह नहीं होते, बंगाल में सेन होते हैं। सेन, SEN। हाँ, सेन ही लिखा हुआ, सिंह नहीं लिखा हुआ बेटा। केसी सेन, बंगाल में सेन होते हैं, सिंह नहीं होते। ठीक है, चलो भाई। तो केसी सेन के द्वारा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जाएगा, जैसे तत्व कौमुदी, संजीवनी, मॉडर्न रिव्यू, इंडियन मैसेंजर, जिसके बदौलत वो ढेर सारा मैसेज देने का प्रयास करेंगे और काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। केसी सेन आगे चलकर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को काफी इन्फ्लुएंस करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इसी तरह से एक और आप देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। इसे शुरू किया गया हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। इसमें कुछ भारतीय लोग भी शामिल हैं, बंगाली लोग हैं, जैसे रसिक कृष्ण मलिक, ताराचंद्र चक्रवर्ती, कृष्ण मोहन बनर्जी। डेरेजियो का जो यंग बंगाल, ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन का, इस संस्था का नाम यंग बंगाल इसलिए रखा गया क्योंकि मोस्टली इसमें यंग एज वाले लोग हैं। हाँ, यंग एज वाले लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इवन आप देखोगे हेनरी विलियम डेरेजियो की तो डेथ ही जब होगी तो वो 32 ईयर्स के हैं। हेनरी विलियम डेरेजियो की जब डेथ होगी तो वो 32 साल के हैं, एक नौजवान व्यक्ति हैं। तो वो एक मुद्दा लेकर आएंगे, जो मुद्दा सब लोग लेकर चल रहे हैं लगभग लगभग, और उसमें आ जाएगा जो हमारे सोशल प्रॉब्लम है, जो सोशल एविल्स जिसे कहा जाए, उनको तोड़ने का, उनको तोड़िए। जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, लोगों की सेवा करना है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जाकर काम करना है। हाँ, ठीक है, तो इसको लेकर अगर देखा जाए, हाँ बेटा सुरभि, ठीक है, चलो भाई। साथ ही साथ वो कुछ मैगजीन जैसे हेस्पेरस कलकत्ता, लाइब्रेरी गजट जैसे मैगजीन को पब्लिश करेंगे। और खास बात आप देखिएगा, यंग बंगाल मूवमेंट में वुमन पावर और वुमन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। महिला की शिक्षा, महिला का अधिकार। भाई देखो, जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा तभी तो उसको अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा, नहीं तो उसे पता कहां चल पाएगा। तो महिला को पढ़ाइए, और पढ़ाने का असर ये होगा कि जब माँ, बहन, बेटी, पत्नी पढ़ी लिख जाएगी, तो जिस भी घर में माँ पढ़ी लिखी है, उस घर के सोचने समझने का, उस घर का स्टैंडर्ड, उस घर का आप हर चीज देखिएगा, तो आपको उस घर से अलग दिखाई पड़ेगा जहां पर लेडीज नहीं पढ़ी लिखी हैं। तो एक प्रकार का परिवर्तन आपको घर परिवार में आपको दिखाई पड़ेगा। तो किसी भी समाज के डेवलप करने का जो सबसे बड़ा आपको कारण दिखाई पड़ेगा, वो होगा मेल और फीमेल दोनों का पढ़ा लिखा होना, दोनों का पढ़ा लिखा होना, ताकि वो लॉजिकल फैक्ट पर बात करें, लॉजिकल पर बात ना करें। इसीलिए वुमन एजुकेशन की बात कही गई। महिला पढ़ेगी तो फिर वो अपने अधिकारों की भी बात करेगी, और महिला कौन सा अधिकार मांग रही, वही तो कहेगी हमारा एजुकेशनल राइट हमें वापस कर दो, हमें भी स्कूल भेजा करो, है कि नहीं। जैसे मैं अपनी एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनका पढ़ने लिखने में, हाँ, उनका पढ़ने लिखने में, ये बेटा इंडियन क्रिश्चियन पर्सन है, डेरेजियो इंडियन क्रिश्चियन पर्सन है। ठीक है, अब मैं अपनी माँ की छोटी सी बात करता हूँ। मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका मन बहुत होता था पढ़ने लिखने का। वो स्कूल के पास से जब गुजरा करती थी बचपन में, मैं बताती थी, तो मेरा वो कभी कभी चोरी छिपे से स्कूल में जाकर बैठ जाया करती थी। तो मेरी जो नानी माँ थी, मेरी नानी, मेरी ग्रैंड मैटरनल मदर जो है, जब उनको पता चलता था, और मेरी जो नानी की सासू माँ हुआ करती थी, उनको पता चलता था, तो वो बच्चे, मतलब मेरी माँ को स्कूल से ले आती थी।
तो उनको लगा ऐसा कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी, जब मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी बेटी जब जन्म लेगी तो मैं उसको पढ़ाऊँगी-लिखाऊँगी। तो जब मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ, तो मेरे पापा, मेरी माँ ने अपनी बेटी को पढ़ाया-लिखाया। मेरी माँ ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, मतलब होता है पढ़ने-लिखने को लेकर। जैसे कई-कई बार होता था, मम्मी मेरी बीमार भी रहती थी, लेकिन वो बहन को, "नहीं बेटा तुम पढ़ो, तो मैं भी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तब मैं हम चौका बर्तन कर देंगे, तुम पढ़ो।" उसका इम्पैक्ट देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बहन आईएएस, पीसीएस अधिकारी बन गई, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट ये है कि आज मेरा जो भांजा और मेरी जो भांजी है, मेरा भांजा आईआईटीएन हो गया, वो आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है। मेरी बहन ने मेरी भांजी ने हायर एजुकेशन अडॉप्ट कर लिया। बहुत बड़े मतलब होता नहीं वो लेक्चरर के ग्रुप में काम कर रही हैं। उसका एक बड़ा कारण रहा कि मेरी बहन पढ़ी लिखी थी, तो उसने अपने बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिए एनकरेज किया। जहाँ पर दिक्कत होती थी उनको बताया, उनको पढ़ाया। यही बात कह रहे हैं हेनरी विलियम डिरीजियो कि जब माँ पढ़ लिख जाएगी, तो परिवार अपने आप संभल जाएगा। है ना? माँ पढ़ लिख जाएगी तो अपने आप पढ़ लिख जाएगा। अरे वाह! बेटा तनुजा बिटिया रानी को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद देना मेरी ओर से। ठीक है? चलो भाई। अब हम लोग इसी तरह से और भी कुछ आंदोलनों की बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, तो सत्य शोधक समाज, समाज में जो एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन है ऊँच और निम्न जाति का, उच्च जाति और निम्न जाति को लेकर। निम्न जाति के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेकर, जो गलत है, उस व्यवहार को लेकर कई लोग विरोध कर रहे हैं। उनमें एक नाम आता है बच्चों ज्योतिबा फूले का, जो कि महाराष्ट्र के माली समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने समाज का जो निम्न जातीय वर्ग है उसके उसको शिक्षित बनाने की बात कही कि तुम पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तब तुमको पता चल पाएगा कि तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है। नहीं तो व्हाट इज़ एक्सप्लॉयटेशन? यू डोंट नो नेवर कि तो क्या होता है, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि व्हाट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। तुम्हारे अधिकार क्या है, तो पढ़ो लिखो और जब अधिकार जानोगे तो तुम समाज से अपनी बात कह पाओगे, लड़ पाओगे। यही बात उन्होंने महिलाओं के साथ भी कहा कि देखो महिलाओं को भी पढ़ाओ लिखाओ, जब तक महिला पढ़ेगी लिखेगी नहीं, वही माँ, पत्नी, बेटी, बहन, जब तक वो पढ़ेगी नहीं तब तक समाज नहीं बदला जा सकता, क्योंकि समाज नाम की गाड़ी को चलाने के दो ही तो पहिए हैं, एक पुरुष और एक महिला। अब वो पुरुष कभी पिता है, कभी भाई है, कभी बहन है, कभी कुछ और है, और वो महिला कभी माँ है, कभी बेटी है, कभी बहन है, कभी पत्नी है, वो महिला ही तो है। तो जब तक ये समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो अपने शोषण का विरोध नहीं कर पाएगा। तो पढ़ना लिखना पड़ेगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी किताब लिखी जाएगी। गुलामगिरी, गुलाम मत बनो, गुलाम मत बनो, गुलाम बनने की जगह पर आप अपने बातों को रखो। सार्वजनिक सत्य धर्म, इस प्रकार की किताबें लिखते हुए समाज को जगाने का प्रयास किया जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसी तरह से एक संस्था बनेगी बच्चों, परमहंस मंडली, जिसको बनाया जाएगा महाराष्ट्र के एक और सोशल रिफॉर्मर हैं, जिनका नाम है बच्चों आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग की कई और संस्थाएं भी हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और आत्माराम पांडुरंग के कुछ बड़े सहयोगी हैं, जिनमें नाम आता है बेटा बालकृष्ण जयकर का, जिसमें नाम आता है जाम्बेकर शास्त्री का, जिनमें नाम आता है दादोबा पांडुरंग का। इन सब लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी कुरीतियां हैं, समाज की कुरीतियां हैं और समाज का जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसे खत्म करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास का प्रयोग, इसी प्रयास का एक रिजल्ट दिखाई पड़ेगा जब दादोबा पांडुरंग के द्वारा एक किताब लिखी जाएगी जिसका नाम होगा धर्म विवेचन। ये नाम आप लोग धीरे-धीरे करके, एक-एक करके 2, 3, 4, 5 बार में याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल कई बार आपसे प्री में पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा, स्पेशली प्री में तो बहुत पूछा जाता है। पारसी समुदाय की अगर बात करें, हाँ, बिल्कुल सही। पारसी समुदाय की अगर बात करते हैं, तो उसमें नाम आता है रहनुमाई माज़दयान सभा। पारसी मतलब ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी की सोसाइटी बनेगी, जिसको हम लोग रहनुमाई माज़दयान सभा के तौर पर जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य होगा जो ज़ोरास्ट्रियन कुरीतियाँ हैं, समाज की कुरीतियाँ हैं और समाज का जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसे खत्म करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास का प्रयोग, इसी प्रयास का एक रिजल्ट दिखाई पड़ेगा जब दादोबा पांडुरंग के द्वारा एक किताब लिखी जाएगी जिसका नाम होगा धर्म विवेचन। ये नाम आप लोग धीरे-धीरे करके, एक-एक करके 2, 3, 4, 5 बार में याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल कई बार आपसे प्री में पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा, स्पेशली प्री में तो बहुत पूछा जाता है। पारसी समुदाय की अगर बात करें, हाँ, बिल्कुल सही। पारसी से प्री में पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा, स्पेशली प्री में तो बहुत पूछा जाता है। पारसी समुदाय की अगर बात करें, हाँ, बिल्कुल सही। पारसी समुदाय की अगर बात करते हैं, तो उसमें नाम आता है रहनुमाई माज़दयान सभा। पारसी मतलब ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी की सोसाइटी बनेगी, जिसको हम लोग रहनुमाई माज़दयान सभा के तौर पर जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य होगा जो ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी के बीच का जो प्रॉब्लम है, जो उनके ज़ोरास्ट्रियन बिलीफ्स हैं, जो उनकी सोशल प्रैक्टिस है, उसमें जो लगातार कमियाँ आ रही हैं, उसको तब्दील करना, उसको दूर करना। इस संस्था को, इस इंस्टीट्यूशन को बनाएगा कौन? तो दादा भाई नौरोजी, एस.एस. बंगाली, नौरोजी फरदून जी। दादा भाई नौरोजी को लेकर मैं कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ। दादा भाई नौरोजी, सुनते चलिएगा बेटा, ठीक है? ये आपके आने वाले क्लासेस में बड़े काम आएँगे और आपके एग्ज़ाम में बड़े काम आएँगे। दादा भाई नौरोजी, नोन एज़ अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एक बात, ठीक? दादा भाई नौरोजी वाज़ फर्स्ट इंडियन पर्सन हू वाज़ इलेक्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय होंगे। दादा भाई आगे चलकर भारत के कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, स्वदेशी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट को दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा अपनी किताब, दादा भाई नौरोजी की वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा जो फेमस बुक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में सबसे पहली बार नेशनल इनकम, इस किताब में सबसे पहली बार पर कैपिटा इनकम और सबसे बड़ा थ्योरी दिया जाएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन, किस प्रकार से अंग्रेज भारत के लोगों का पैसा लेकर जा रहे हैं, उसे रोकना पड़ेगा। और सबसे किताब कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, स्वदेशी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट को दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा अपनी किताब, दादा भाई नौरोजी की वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा जो फेमस बुक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में सबसे पहली बार नेशनल इनकम, इस किताब में सबसे पहली बार पर कैपिटा इनकम और सबसे बड़ा थ्योरी दिया जाएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन, किस प्रकार से अंग्रेज भारत के लोगों का पैसा लेकर जा रहे हैं, उसे रोकना पड़ेगा। कैसे? कॉटेज इंडस्ट्री की ओर आकर, कैसे? बाइकॉट करके, किसका? विदेशी वस्तुओं का। हाँ, ठीक है, तो विदेशी वस्तुओं को लेकर बहिष्कार करने की बात कही जाएगी। तो दादा भाई नौरोजी एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो दादा भाई नौरोजी बड़े मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। वो सोशल रिफॉर्म की भी बात करते हैं, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म की भी बात करते हैं, वो इकोनॉमी रिफॉर्म की भी बात करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। उनकी किताब जिसका नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, ये किताब पब्लिश की जाएगी बेटा 1901 1901 वाले ईयर में ये किताब पब्लिश की जाएगी, यानी कि इसको प्रकाशित किया जाएगा। ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी में सुधार लाने के लिए एक मैगज़ीन आएगा जिसका नाम होगा बच्चों रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार जिसका लिटरल मीनिंग होता है सत्यवादी। सत्य का मतलब जो आपके परिवेश में सही है, सत्य का मतलब सही, सही का मतलब जिससे किसी को दुःख ना होने पाए। उस बात को, उस विचारधारा को आगे लेकर चलिए। राधा स्वामी आंदोलन।
आगरा में चलेगा और इसको स्थापित किया जाएगा तुलसीराम जी के द्वारा। तुलसीराम जिनको आगे चलकर शिव दयाल कहा जाता है, जिनको आगे चलकर महाराजा साहब भी कहा जाएगा। शिव दयाल बेसिकली एक बैंकर है। शुरुआत में इनका काम रुपए पैसे के लेन-देन को चलेगा, लेकिन ये थोड़े से मतलब लिबरल टाइप के आदमी है। अगर कोई व्यक्ति इनके पास इस बात को लेकर आता है कि महाराज बेटी की शादी करनी है, पिताजी बीमार हैं, माताजी बीमार हैं, कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, तो ये मदद भी कर दिया करते थे, जिसकी वजह से लोग इनको बड़ा ऑनर करते थे। तो इनको धीरे-धीरे करके इनको लगा कि यार बैंकर वाला काम खत्म करो, लोगों के वेलफेयर तो जो पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, उस पैसे का प्रयोग किया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने में, कॉलेज वगैरह बनाने में, स्कूल वगैरह बनाने में और स्कूल बनाकर एजुकेशन देने की बात कही जिसमें क्या बोला गया और एक नाम कौन-सा बोला तुलसीराम और देखो बेटा लिखा हुआ है, तुलसीराम एंड शिव दयाल साहब, ठीक है? चलो भाई। तो इन्होंने बात किया है सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। गॉड सबसे बड़ी ताकत के तौर पर भगवान है और इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु जो आपको अच्छी-अच्छी बातें, अच्छी-अच्छी शिक्षा देता है, उसको लेकर उन्होंने बताया है। देवबंद आंदोलन, याद रखिएगा देवबंद आंदोलन, ये वो आंदोलन है जो कि आपका रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जो ये कहता है वेस्टर्न प्रोसेस यानी क्रिश्चियनिटी की ओर मत जाओ, वापस चलते हैं अपने इस्लाम की ओरिजिनलिटी की ओर। देवबंद बेसिकली एक जगह है जो कि सहारनपुर में आता है। वहां पर इस आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा और इसको शुरू किया जाएगा मोहम्मद कासिम ननौती के द्वारा, राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। इसमें आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोहम्मद अल हुसैन, इसी तरह सॉरी महमूद अल हुसैन, शिबली नोमानी जैसे बड़े-बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। अभी मैंने आपसे बताया रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जो इस्लाम का लिबरल एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, उसको लेकर बात करेगा। इस्लाम की उदार जो मोहम्मद साहब के द्वारा बनाया गया था, उसमें जब कंजर्वेटिव थॉट नहीं कि किसी की गर्दन पर तलवार रखकर आप बोलो चलो तुम इस्लाम को अडॉप्ट करो, ये नहीं किया जा रहा, बल्कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे काम करिए और अगर आपको लगता है कि इस्लाम में बताई गई बातें अच्छी हैं, तो आप इस्लाम को कबूल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके लिए गर्दन पर तलवार नहीं रखी जाएगी, ठीक है? मॉरलिटी और रिलीजियस डेवलपमेंट की बात कही जाएगी, वेस्टर्नाइजेशन का, अंग्रेजों का विरोध किया जाएगा इस आंदोलन के तहत में। प्रार्थना समाज, ये महाराष्ट्र का सोसाइटी है जिसको आत्माराम पांडुरंग के द्वारा चलाया जाएगा। आत्माराम पांडुरंग जो कि परमहंस मंडली वाले हैं, वही वाले, इनके साथ जुड़ जाएंगे महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे इस प्रकार के सोशल रिफॉर्म के काम करने से पहले अंग्रेज जज हुआ करते थे, वो जज के तौर पर काम कर चुके हैं। आरजी भंडारकर, एनजी चंद्रावरकर, ऐसे लोग जुड़ जाएंगे। सो उद्देश्य होगा समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, बुराइयां किस बात की, ऊंच और नीच को लेकर, बाल विवाह को लेकर, है ना? तो जो बुराइयां, जो कुरीतियां हैं, जिन्हें हम सोशल एविल्स कह सकते हैं, इनको दूर करने की बात कहा जाएगा। प्रार्थना समाज कहता है कि एक ब्रह्म यानी गॉड इज वन, एक ब्रह्म का मतलब भगवान एक है, उसकी बात करता है। धर्म और कास्टिज्म के जो कंजर्वेटिव थॉट हैं उसको तोड़ने की बात कहता है और प्रार्थना समाज को इन्फ्लुएंस किया जाएगा केसी सेन के द्वारा। वही केसी सेन है बेटा जो कि आपके ब्रह्म समाज से ताल्लुक रखने वाले हैं, ठीक है ना? आर्य समाज जिसको स्थापित किया गया था बच्चों दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी आपका रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के तौर पर चलेगा, बैक टू वेदास के कॉन्सेप्ट पर चलेगा, वेदों की ओर लौट चलो इस बात को करेगा। वैदिक समाज हमारा बड़ा अच्छा हुआ करता था। इनका मूल नाम, इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था मूल शंकर। ओरिजिनली हिज नेम वाज, रियल नेम वाज मूल शंकर। और आगे चलकर 1875-77 तक आते-आते इनके द्वारा एक संस्था बनाया जाएगा जिसका नाम होगा बच्चों आर्य समाज। और 1877 तक आते-आते आर्य समाज का हेडक्वार्टर लाहौर, उस जमाने का जो लाहौर जो आजकल का पाकिस्तान में आता है, ये इलाका एक जमाने में पंजाब प्रांत हुआ करता था जिसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। तब पाकिस्तान तो था नहीं, पाकिस्तान तो बनेगा 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले तो क्या है? उससे पहले तो वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के तौर पर जाना जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इनके द्वारा बनाया जाएगा और ये भी फाउंडर मेंबर थे क्या इसके? हाँ, बिल्कुल, ये फाउंडर मेंबर ही हैं। इन्हीं के द्वारा स्थापित किया जाएगा आर्य समाज को, ठीक है? तो बैक टू वेदास, वैदिक काल की ओर जाइए, वैदिक धर्म की ओर जाइए। शुद्धिकरण का आंदोलन यानी जो कमियां, शुद्धि का मतलब वो नहीं कि नहा लिया, कोई मंत्र बोल दिया शुद्ध हो गए। शुद्धिकरण का मतलब है अपने आत्मा से, अपने मन, कर्म और वचन से अपने आप को पवित्र बनाना। स्वदेशी, स्वराज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो स्वदेशी और हिंदी जैसे शब्दों का ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया जाएगा। स्वराज जैसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। अच्छा, जल्दी से मुझे दयानंद सरस्वती जी की किताब का नाम बताइएगा। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, जरा जल्दी से मुझे आंसर करिएगा, इनकी किताब का क्या नाम था? जल्दी से आंसर करिएगा। इसी तरह से एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा। उस किताब का नाम हुआ करता था बच्चों सत्यार्थ प्रकाश। मैं लिख देता हूँ, उसका नाम हुआ करता था बच्चों सत्यार्थ प्रकाश। ये किताब है स्वामी दयानंद सरस्वती की, याद रखिएगा। ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे, याद ही होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है? चलो, एक आपको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट और दिखाई पड़ेगा और वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट दिखाई पड़ेगा हंसराज। हंसराज बेटा इन्हीं के फॉलोअर थे। लाला हंसराज इन्हीं के फॉलोअर हैं और लाला हंसराज, लाला हरदयाल, ये वो लोग होंगे जो कि आगे चलकर दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर चलते हुए डीएवी कॉलेज डेवलप करेंगे। दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है ना? चलो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करता हूं तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत में नहीं बना, भारत के बाहर बन रहा है। हाँ, भारत के बाहर बनता आपको दिखाई पड़ेगा और इसको बनाने का काम किया गया एक रशियन लेडी जिनका नाम है मैडम ब्लावटस्की और एक आपके अमेरिकन पर्सन है जिनका नाम है कर्नल आर्काट। तो इन्होंने हर धर्म का, जैसे क्रिश्चियनिटी में अपने पुरानी चीजों को लेकर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की बात कहा, इसी तरह से जब ये आंदोलन आगे बढ़कर, जब ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़कर भारत में आएगा, यानी बेसेंट के द्वारा इसको मद्रास का अडयार में एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो वहां पर वो भारत के वेद, भारत के उपनिषद इनसे प्रभावित होंगी और उनको स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा कि भारत का जो पुराना कल्चर है ना, भारत का जो पुराना लिटरेचर है, वो लिटरेचर बहुत ही शानदार है। और आगे चलकर जब हम लोग एजुकेशन पढ़ेंगे, ब्रिटिश एज में एजुकेशन पढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स हैं जिनका ये कहना और जिनका ये मानना है कि भाई भारत का जो कल्चर है वो यूरोपियन कल्चर और क्रिश्चियनिटी से ज्यादा पुराना, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है? हाँ, चलो भाई, ठीक। जो बेटा मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जो लोग थक गए हैं बच्चे, हाँ, वो कृपया करके क्लास मतलब बंद कर दीजिएगा। मैं तो बेटा तभी बंद कर पाऊंगा जब क्लास खत्म कर पाऊंगा, तो मेरी परेशानी आप समझ सकते हैं। तो जो थक गया है वो आराम करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसको बनाया जाएगा महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, बीजी चिबनोडकर के द्वारा, जीजी आगरकर के द्वारा। पूना में बनाया जाएगा। एजुकेशन को कंसंट्रेट किया जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन को कंसंट्रेट किया जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में, अगर कभी आपको मौका लगे घूमने उमने जाने का तो जाइएगा, तो आपको वहां पर आज भी फर्ग्यूसन कॉलेज मिलेगा। बहुत शानदार बिल्डिंग है, कभी मौका लगेगा जाइएगा, देखिएगा। सेवा सदन जिसको बनाया गया बलराम जी मालाबारी के द्वारा, जो जिसका पर काम किया जाएगा वो है, देखो बेटा, चाइल्ड मैरिज, अपोज चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम एंड सपोर्टेड विडो रिमैरिज, यानी विधवा का पुनर्विवाह किया जाए। उस बच्ची का क्या दोष है जिसका पति मर गया,
सांप ने काट लिया, मर गया, उस बच्ची का दोष बताइए, बीमार पड़ गया, मर गया, उस बच्ची का दोष बताइए। वो तो अपने पति की सेवा ही कर रही है। तो विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाए, कोई नया काम नहीं है। हमारा वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक काल में आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा नियोग प्रथा, जिसमें पति के मरने के बाद लड़की का परिवार में गोत्र में शादी कर दिया जाता था, दोबारा से कर दिया जाता था। अब यहाँ पर फिर वही वाली बात, अब ऐसा नहीं कि 60-70 साल वाली उम्र में पता चला ओल्ड लेडी हो गई और रिमैरिज वाला तो वो नहीं है। अर्ली एज में जो बच्चा है, जो बच्ची है, जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है। देव समाज, इस समाज को बनाया गया बच्चों शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। लाहौर, लाहौर जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो एक अलग बात है कि आजकल के दौर में ये इलाका पाकिस्तान में आता है। इसका भी अगर आप मोटिव देखिएगा, इसका भी आप उद्देश्य देखेंगे, तो यहाँ पर प्यूरिफाई द गुरुज सुपीरियरिटी। हाँ, ठीक है, यानी गुरु की जो शुद्धता है, गुरु का जो एक आदर्श है, गुरु का जो एक स्टेटस है, उसको लेकर बात किया गया। प्यूरिटी, प्यूरिफाई ऑफ द सोल, यानी आत्मा की शुद्धता। और आत्मा की शुद्धता क्या है? आत्मा की शुद्धता तो बेटा यही है ना कि हम किसी के लिए खराब न करें, किसी के लिए खराब न सोचें। हम प्रार्थना करें तो हे भगवान हमें भी पास कराना, हमारे दोस्त को भी पास कराना, जो मेहनत करे उसे पास कराना, मैंने भी मेहनत की मुझे भी पास करवा देना। ये है सुपीरियरिटी। अब देखो प्योरिटी यही है प्योरिटी। हे भगवान एग्जाम में हमें पास कराना, बाकी सबको फेल कर देना। ये तो गलत बात हो गई ना। तो उसी बात को कहा जा रहा है। जो टीचर, टीचर का मतलब यहाँ पर ये मत सोचिएगा जो आपको पढ़ा ही रहा है क्लास में। टीचर वो छोटा बच्चा भी हो सकता है जो कि आपको कुछ अच्छा सा लेसन दे, कोई अच्छी बात बता सके। साथ ही साथ इन्होंने नॉन-वेज के लिए मना किया, यार किसी जानवर को मारोगे, उसका मांस खाओगे, है ना? कितना खराब लगता है कि आप किसी को मारते हैं, फिर उसका मांस खाते हैं। वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं और शराब पीकर गाली-गलौज करते हैं, अपने शरीर का नुकसान करते हैं, अपने परिवार का, अपने पैसों का नुकसान करते हैं, है ना? तो कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों से बाहर आइए। ये चीज़ें गलत हैं। शराब नहीं पीनी चाहिए, वो तो मैं भी कहता हूँ। मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि भाई सबका देखो अपना-अपना पसंद है। ठीक है? हाँ, मैं इसलिए भी नहीं कह सकता कि मेरे घर में ही नॉन-वेज खाया जाता है। ठीक है? हाँ, इसलिए मैं इसको नहीं कह सकता। ठीक, वैसे कोशिश करें तो बचने का प्रयास करें, मतलब ना खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन वेजिटेबल है, हमारे पास जो अनाज है, वो हमें सब कुछ दे रहा है, जिसके लिए हमको मांस खाने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। चलो खैर। अहमदिया आंदोलन, ये आपके मुस्लिम समाज में सुधार को लेकर आएगा, हिंदू-मुस्लिम एकता को लेकर बात करेगा। इसको बनाया जाएगा बच्चों मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। हाँ, ठीक है, अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा गुरदासपुर जो पंजाब का इलाका पड़ता है, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। हिंदू-मुस्लिम एकता, हिंदू-मुस्लिम यूनिटी की बात कही जाएगी, इसीलिए देखो गुलाम अहमद अपने आप को क्या बोलेंगे? वो अपने आप को मसीहा बोल देंगे। वो अपने आप को मसीहा, मसीहा मतलब एज़ लाइक गॉड। वो अपने आप को बोलेंगे आई एम द इन्कार्नेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ। ये दोनों शब्द का प्रयोग इसलिए हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्म में जो आस्थाएँ हैं, जो विचारधाराएँ हैं, मूल रूप से बेसिक तौर पर वो एक ही जैसी हैं। तो यूनिटी की बात किया गया है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, जिसे वीरेशलिंगम पंतुलु के द्वारा बनाया गया है। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ करती थी, जिसमें मंदिरों में महिलाओं को जो कि पहुंची हैं भगवान के लिए, लेकिन उनका वहाँ के पुरोहित के द्वारा शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है। आप उसे कह सकते हो एक प्रकार का रेप किया जा रहा है। तो देवदासी प्रथा जो कि बनाई गई थी भगवान के लिए, भगवान की पूजा पाठ के लिए, जिसमें महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन आप जानते हो हर समाज में कमियां आती है तो यहाँ पर भी आ गया। तो इन सारी चीजों के लिए इस प्रकार की संस्था बनाई गई दक्षिण भारत के अंदर। रामकृष्ण मिशन, इसे स्थापित किया गया था बच्चों स्वामी विवेकानंद। जरा जल्दी से मुझे स्वामी विवेकानंद का असली नाम बताइएगा कि क्या उनका असली नाम था, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, जरा जल्दी से बताइएगा। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था रामकृष्ण परमहंस। अरे आज तो बहुत सारे नाम पता मिले चल गए भाई। चलो स्वामी विवेकानंद का नाम हुआ करता था बच्चों नरेंद्रनाथ दत्त। बहुत सारे बच्चों ने सिद्धार्थ पता नहीं क्या नाम दे दिया, नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, और आगे चलकर हम लोग एक क्लास पढ़ेंगे बच्चों रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर। तो वहां पर हम लोग स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई को पढ़ेंगे जिनका नाम होगा बेटा भूपेंद्रनाथ दत्त, जो कि एक रेवोल्यूशनरिस्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दोनों भाई ये धर्म को लेकर, धार्मिक विचारों को लेकर क्रांति का काम कर रहे हैं और इनके छोटे भाई अंग्रेजों के खिलाफ हथियार लेकर क्रांति का काम कर रहे हैं, बिल्कुल, जिनको भूपेंद्रनाथ दत्त कहा जाएगा। आगे चलकर जब हम लोग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। ठीक है, चलो खैर। तो रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी हैं, जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। वैसे इनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। ये माता दुर्गा, माता काली के उपासक के तौर पर है। और इस जब स्वामी विवेकानंद शिकागो जाएंगे, जहां पर वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ी देर का बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन उनका भाषण एक शानदार भाषण होगा, जिसके बाद आप देखोगे बहुत सारे उनके फॉलोअर बनेंगे और वो भारत तक चले आएंगे, वो भारत तक चले आएंगे, है ना। और इस मिशन का उद्देश्य होगा लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। वही तो धर्म है, आप लोगों की सेवा करिए। कोई बीमार है उसको दवा दीजिए, किसी को ऐसी बीमारी होगी मान लो कुछ देर के लिए, किसी को कोविड हो गया, हाँ किसी को कोविड हो गया, आप कोविड हो गया तो आप उसको खाना मत दीजिए, उससे दूरी बनाकर रखिए, दूरी बनाइए, लेकिन ऐसा मत करो यार कि उसको मतलब इंसान अछूत बना दो, मतलब कमरे में बंद कर दिया, बाहर मत निकलना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, ग्लव्स पहन लो, उसको खाना दे दो, उसको दवाई दे दो, बेचारा बीमार है, वापस आ जाओ, अपने आप को सैनिटाइज कर लो, है ना। ये मानव की सेवा है, इसी बात को कहा गया। और देखिए रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेगा। रामकृष्ण बेटा 5 मिनट और चलेगी क्लास। रामकृष्ण मिशन के कई सारे आप देखोगे हॉस्पिटल, कई सारे आपके स्कूल, बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड वे में इलाज किया जाता है, बहुत छूट दी जाती है उसके लिए। ठीक है ना। तो मानव की सेवा, भगवान की सेवा, इनको मानव की सेवा इक्वल टू भगवान की सेवा। अब देखो सामाजिक सुधार आंदोलनों के जो कारण और कारण की अगर उसके महत्वपूर्ण देखा जाए तो क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है। पटना में है, बंगाल में है, यूपी में है, बहुत जगह है बेटा, साउथ में तो बहुत सारे हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, ये सोशियो रिलीजियस को लेकर इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं तो देखो भाई पहली चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द नेशनलिस्टिक अवेकिंग, यानी भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी की जागृति को पैदा किया जाएगा। साथ ही साथ अब देखोगे तो द रिवाइवल ऑफ द हिंदुइज्म एज अ टॉलरेंट, यानी कि एक उदारवादी तौर पर सहिष्णु एक आपको दिखाई पड़ेगा, जिसे रैशनल रिलीजन यानी तर्कवाद वाला धर्म, यानी वहां पर कोई कुरीति नहीं चलेगी, लॉजिकल पार्ट के साथ चलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। भारतीय समाज में आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा एरिस्टोक्रेट कमिटेड ऑन वुमन, यानी महिलाओं और दबे कुचले जो अछूत वर्ग हैं उनके ऊपर अत्याचार और उनके ऊपर जो इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन हुए हैं उनको दबाने का काम, मतलब उनका विरोध करने की बात कही जाएगी। त्याग, सेवा, इन सब को लेकर मतलब लोगों के लिए त्याग का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना, त्याग का मतलब है कि आप किसी की मदद करें, मदद करें। जैसे कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो ये नहीं कि आप अपना खाना छोड़ दीजिए, आप अपने खाने में से उस भूखे व्यक्ति को शेयर कर दो, आप भी खाओ, दूसरा भी खाए। कैसे नहीं वो एक है नहीं वो रहीमन इतना दीजिए कि मतलब मेरे घर में भूखा है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, वो भी भूखा ना जाए, है ना, मैं भी खाऊँ और वो भी भूखा ना जाए। इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर तो सैक्रिफाइस, सर्विसेज और जिसे हम लोग तर्क कहते हैं, रैशनलिज्म कहा जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा।
कास्टिज्म कास्टिज्म में देखो, कास्ट एक आइडेंटिटी है, कास्ट आपकी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को इतना कठोर मत करो कि पता चला ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्यों होगा? आता कुछ नहीं, ब्रह्म का ज्ञान है नहीं। पता चला वो दिन भर बैठ के शराब पीता है, लोगों को गालियां देता है, लेकिन वो ब्राह्मण है, बाबा जी प्रणाम। किस बात का बाबा जी प्रणाम? किसकी मारी 2 तमाचे, है ना? अगर कोई आपको अच्छी बात सिखाता है तो ब्राह्मण कौन है? वो जो अच्छी बात सिखा रहा है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है अगर वो आपको गलत बात सिखा रहा है, ठीक है ना? तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो जो उसका एक हेरिडिटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसका विरोध किया जाएगा। इसमें आप देखोगे आगे चलकर शुरुआत के दौर में आपको ऑल इंडिया कैरेक्टर भारत का जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। उसका कारण है, उसके कई कारण। उसका कारण ये कि आपको देखो बंगाल में बंगाली भाषा की बात कही जाएगी, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, पंजाब वाला पंजाबी भाषा में अपनी बात करेगा। लिमिटेड है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि आम तौर पर जनता पढ़ी लिखी नहीं है। जब तक जनता नहीं पढ़ेगी लिखेगी तब तक उसके अंदर रेसिकल थॉट डेवलप ही नहीं होंगे, तर्कवाद जन्म ही नहीं लेगा। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे समय के साथ इसमें परिवर्तन होगा और एक ऐसा दौर आएगा जहां पर आप देखोगे कि समाज बदलेगा, उसका रूप बदलेगा, उसका आकार बदलेगा, उसका रंग बदलेगा। और जब ये आकार रूप रंग बदलेगा बच्चों, तब ये चला जाएगा किसमें? तब ये चला जाएगा आपके नेशनलिज्म में। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास से कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। एनालाइज द नेचर ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के स्वरूप का विश्लेषण करिए 200 शब्दों में, 200 वर्ड्स।